चलें ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं, रिवीजन स्टार्ट करते हैं, फिर चैप्टर वाइज जो आपके क्वेश्चन है वो आप करते रहेगा। ठीक है। हमने सबसे पहले एक चीज पढ़ी थी वेरिएबल। ठीक है। और वेरिएबल में फिर हमने पढ़ा था कि वेरिएबल की कम से कम चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वेरिएबल की आपको टाइप पता होनी चाहिए, जिसका आंसर हमने पढ़ा था या तो क्वालिटेटिव होगा या तो क्वांटिटेटिव होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको वेरिएबल के स्केल पता होने चाहिए, जिसका आंसर है नॉमिनल हो सकता है, ऑर्डिनल हो सकता है, इंटरवल हो सकता है, रेशियो हो सकता है। ये आई थिंक चैप्टर 10 के अंदर मेजरमेंट स्केलिंग के अंदर हमने कवर भी किया था। फिर तीसरी चीज मैंने आपसे कहा था कि हमें वेरिएबल की नेचर पता होनी चाहिए, ऑब्जर्व होना चाहिए, अनऑब्जर्व होना चाहिए। ये पूरा चैप्टर हमने ऑपरेशनलाइजेशन में डिस्कस कर लिया था। ऑपरेशनलाइजेशन में फिर हमने यूनिट डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, आइटम, स्केलिंग, ये सारी बातें उसमें कवर कर ली थी। और चौथी चीज हमने पढ़ी थी, आपको वेरिएबल का रोल पता होना चाहिए। रोल के अंदर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग, कंट्रोल, ये सारी चीजें हमने थ्योरेटिकल मॉडल में पढ़ ली थी। तो ये चार चीजों में ही आप देखें तो आपका 50 to 60% कोर्स कवर हो जाता है। तो टाइप हमने पढ़ ली क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल में, और नेचर में हमने ऑपरेशनलाइजेशन का चैप्टर पढ़ लिया। स्केल्स में हमने मेजरमेंट स्केलिंग का चैप्टर पढ़ लिया, जिसके अंदर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो थे। बाद में हमने इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ी थी, रेटिंग स्केल और रैंकिंग स्केल करके। रेटिंग स्केल में फिर 8-10 स्केल थे, जिसके अंदर में डाइकोटमस, कैटेगरी स्केल, लाइकर स्केल, आइटमाइज रेटिंग स्केल, स्टेपल स्केलिंग, सिमेंटिक डिफरेंस, न्यूमेरिकल स्केल, सिंथेसिस, ग्राफ रेटिंग स्केल, ये सब कुछ किया था। और फिर रैंकिंग स्केल के अंदर हमने पीयर कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्केल, ये सब कर लिया था। पोस्ट चॉइस स्केल वगैरह भी डिफरेंट स्केल हमने पढ़ लिए थे। और आखिरी हेडिंग फिर हमने थ्योरेटिकल मॉडल के अंदर हमने तमाम रोल पढ़ लिए थे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लास यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो एक एक करके सारे टॉपिक दोबारा देखें। अच्छा, आपको ये पता है कि जब आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होते तो रिकॉर्डिंग में आपकी चैट आपके सामने नहीं आ रही होती। ठीक है। सिर्फ मेरी ऑडियो आ रही होती है, तो आप चैट पे जो लिखेंगे वो मैं पढ़ पढ़ के बताता रहूंगा, ताकि जो बच्चा रिकॉर्डिंग सुन रहा हो उसको पता हो कि आपने चैट पे लिखा क्या है। तो सबसे पहली चीज, हमने वेरिएबल की टाइप पढ़ी थी। तो टाइप में हमने दो चीजें की थी, क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो मैंने आपसे कहा था कि ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन शुरू होगी, आपको उसकी लॉजिक आप समझ में आएगी। अगर किसी ने पहली क्लास के अंदर क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं सीखा, तो वो कैसे डिसाइड करता कोरिलेशन कहाँ लगेगा, काय स्क्वायर कहाँ लगेगा, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहाँ लगेगा, अनोवा कहाँ लगेगा। वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन से वेरिएबल का मीन निकलेगा, कौन से वेरिएबल का मोड निकलेगा, कौन से वेरिएबल का हिस्टोग्राम बनेगा, कौन से वेरिएबल का पाई चार्ट बनेगा। उसकी लॉजिक समझ में आई कि मैंने पहली क्लास में इतना शोर क्यों मचाया था कि क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल समझना बहुत जरूरी है, वरना डेटा एनालिसिस में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। उसकी लॉजिक समझ में आती है आपको? अच्छा, आप में से कोई एक बच्चा माइक पे आ जाए, अकेला मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा इस तरह। कौन माइक पे आएगा? माइक पे कौन आएगा? जैनुल आबदीन साहब, आप माइक पे आ सकते हैं? जी सर, देख लें। शोर तो नहीं आ रहा पीछे से? नहीं, शोर नहीं आ रहा आपका। जी। ओके। तो पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा? क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड। क्वांटिटेटिव। और आपको अगर याद हो तो मैंने बहुत शोर मचाया था कि जिसने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नहीं समझा वो आगे कुछ भी नहीं समझेगा। उन सब की हिकमत समझ में आ गई आपको? जी सर, क्लियर है। अच्छा, जेंडर, जेंडर का कौन सा ग्राफ बनेगा? सेंटर का क्वालिटेटिव। ना ना, ग्राफ कौन सा बनेगा भाई साहब? जी, हसन साहब ने सही आंसर दिया, पाई चार्ट बनेगा। हसन साहब, आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया पाई चार्ट बनेगा? क्योंकि क्वालिटेटिव है। तो जिस बच्चे को ये आइडेंटिफाई करना ना आए कि क्वालिटेटिव क्या क्वांटिटेटिव क्या, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कौन सा ग्राफ बनेगा? लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। ठीक है। अच्छा, हमने एक टेक्निक भी पकड़ी थी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की। अल्फाबेट्स है तो क्वालिटेटिव, नंबर्स है तो क्वांटिटेटिव। याद आया आपको? जी सर, आपने शॉर्टकट बताए थे।
फिर हमने कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ी थी कि जैसे रोल नंबर हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, ये सब क्वालिटेटिव में ही आएंगे, नॉमिनल में ही आएंगे। याद आया आपको? क्योंकि जी ये सर। सब के सब आइडेंटिफिकेशन कोड है। तो मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में कहा था कि हम कोडिंग कर देते हैं। आपको याद है जब हम एसपीएसएस की डेटा फाइल बना रहे थे तब भी हमने कोडिंग सीखी थी, 1 = मेल, 2 = फीमेल। लेकिन जी सर। कोडिंग करने के बावजूद भी वो क्वालिटेटिव ही रहेगा, नॉमिनल ही रहेगा, वो तो बस उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। 1 मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह आपका रोल नंबर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी नंबर से डोनेट करने से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नहीं बन जाता। ये सारी बहस हमने फर्स्ट क्लास में की थी, लेकिन आज आपको समझ में आ रही होगी कि वो सारी बहस क्या थी, क्योंकि हम आगे के सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। ये बात समझ में आई? जी सर। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि हम क्वालिटेटिव कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको कोई ना कोई नंबर दे देते हैं। आपको एसपीएसएस की डेटा फाइल बनाने वाली याद है क्लास, हम नंबर देते थे, मैरिड 1, अनमैरिड 2। याद आया आपको? जी सर, जैसे सर आपने डाटा फाइल में भी लास्ट डिग्री को लेवल दिए हुए थे, 1 2 3 1 2 3। 4 किया था। जी ठीक है, बिल्कुल। तो आपको बात समझ में आई जो मैंने फर्स्ट क्लास में की थी? जी सर। तो आपको क्वालिटेटिव, अच्छा आगे सुने, मुझे रिलेशनशिप देखना है, जो बच्चा जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतनी ज्यादा सीजीपीए आएगी। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सीजीपीए एंड टाइम स्पेंड ऑन स्टडीज। कौन सा टेस्ट लगेगा? सर पियर्सन। पियर्सन कोरिलेशन, राइट आंसर। पहले एक बात बताएं, आपने मीन क्यों नहीं कैलकुलेट किया? ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन आपको आंसर आना चाहिए, क्वांटिटेटिव है ना, तो मीन क्यों नहीं कैलकुलेट किए? सर मीन तो तब होता जब आप रिप्रेजेंटेटिव वाले को पूछते या फिर नहीं, ऐसा। लेकिन इसमें आप एक और आंसर भी दे सकते थे। आपने कहा आपने दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखा, ये बाई वेरिएट मॉडल है, मीन यूनिवेरिएट मॉडल है। अगर आपने मीन कैलकुलेट करना होता तो मैं आपसे पूछता कि सीजीपीए का मीन कैलकुलेट करूं या फिर मैं टाइम स्पेंड और स्टडी का मीन कैलकुलेट करूं। क्योंकि मीन कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होता है, इसे हम यूनिवेरिएट कहते हैं। जहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बाइवेरिएट। Bivariate. तो बाई बाई वेरिएट में हमने कोरिलेशन, काय स्क्वायर, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, अनोवा, ये सब पढ़ा था। तो ये थोड़े टेक्निकल पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा मॉडल यूनी है, कौन सा बाय है, कौन सा मल्टाई है। मल्टाई तो खैर आप डिटेल में एमफिल में पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने आपको यूनी बाय बहुत डिटेल में करवाया इसके अंदर। ये लॉजिक समझ में आ गई? ओके सर। तो आप मुझसे कहेंगे क्योंकि आपने दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप की बात की थी, ये बाई वेरिएट मॉडल है। बाई वेरिएट में हमने 4 मॉडल पढ़े थे, तो इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो क्वांटिटेटिव का रिलेशनशिप देखेंगे तो कोरिलेशन के थ्रू देखेंगे। ये सारी बहस क्लियर हो गई? जी सर। आगे चलें? जी सर, आगे चले। आगे, अब एक छोटी सी कंफ्यूजन, मैंने आपसे पहले भी एक बात कही थी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल का, क्वालिटेटिव वेरिएबल का, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे बिल्कुल। बच्चे ये समझते हैं हमारी रिसर्च के अंदर वेरिएबल क्वालिटेटिव है तो रिसर्च क्वालिटेटिव हो गई, और वेरिएबल क्वांटिटेटिव है तो रिसर्च क्वांटिटेटिव हो गई। तो इसका इस चीज से लेना देना नहीं है। डन? डन है सर। क्या ऐसा पॉसिबल है मेरे सारे वेरिएबल क्वालिटेटिव हो, मेरी रिसर्च क्वांटिटेटिव हो? बिल्कुल पॉसिबल है सर। अच्छा, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च का फिर किस चीज से लेना देना है? जी, हसन अहमद जाफरी साहब ने सही आंसर दिया। थ्योरी टेस्टिंग हम करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, मॉडल बनाया होता है, और थ्योरी डेवलपमेंट हम क्वालिटेटिव रिसर्च में कर रहे होते हैं। तो इसका ताल्लुक होता है थ्योरी टेस्टिंग, थ्योरी डेवलपमेंट के साथ। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है। अच्छा आगे एक और कंफ्यूजन, आपके पास आंसर नंबर्स में आ रहे हो तो आप इसको क्वांटिटेटिव लेते हैं, जी। आंसर अल्फाबेट्स में आ रहे हो तो? क्वालिटेटिव। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हमने पढ़ा था नेचर ऑफ वेरिएबल, इसके ऑप्शन कौन कौन से नेचर वेरिएबल के? बोले ऑब्जर्व एंड अनऑब्जर्व ना? ऑब्जर्व्ड एंड अनऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व एंड अनऑब्जर्व कभी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से लेना देना नहीं है इतना। मतलब ये कि अब बच्चे समझ क्या रहे हैं, माने कि आपने एक अनऑब्जर्व वेरिएबल था सेटिस्फेक्शन, आपने उसके 5 आइटम बना लिए, उन पांचों की आपने एवरेज कैलकुलेट कर ली। जब आप उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे जो आंसर आएगा वो नंबर्स में आएगा, अल्फाबेट्स में आएगा? हसन सर साहब ने नंबर। आंसर दिया नंबर्स में आएगा, बिल्कुल जी। ठीक। स्केल क्या होगा? नॉमिनल होगा, ऑर्डिनल होगा, इंटरवल होगा, रेशियो होगा? सर नॉमिनल। इंटरवल होगा। इंटरवल होने की हम्म। वजह यह है क्योंकि आप लोग लैकर स्केल लेके चल रहे थे, और लैकर स्केल इंटरवल स्केल के अंदर आता है। डन? ओके सर।
और इंटरवल स्केल क्वांटिटेटिव को रिप्रेजेंट करता है। जी करता है सर। तो फिर हम उसको एज क्वांटिटेटिव लेंगे। ये बात समझ में आ गई? जी अक्सर बच्चे कहते हैं मैं सेटिस्फेक्शन का रिलेशनशिप देखा था परफॉर्मेंस से, सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस क्वालिटेटिव है तो मैं काय स्कोर रन करूंगा। तो मैं पूछता हूँ क्या आपने यस, देखिए मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ ना, आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट जॉब, यस और नो, पूछ सकता हूँ ना। जी सर। अगर मैंने यस नो करके पूछा होता फिर ये दोनों क्वालिटेटिव होते, मैं दोनों पे काय स्कोर रन करता। लेकिन आपने दोनों के आइटम जनरेट किए थे, आइटम्स की एवरेज कैलकुलेट की थी, एवरेज कैलकुलेट करने के बाद आपने उसको लाइकर्ट स्केल में कन्वर्ट कर दिया था। अब आप इन दोनों को क्वांटिटेटिव के तौर पर डील करेंगे, ना कि क्वालिटेटिव के तौर पर डील करेंगे। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। क्लास सर ये बाकियों रिपीट के कर बाद देंगे आपके क्वांटिटेटिव कब करेंगे? जब नंबर्स में आंसर आ रहा है। नहीं सर, आपने इसका पूरा प्रोसीजर बताया था ना, लाइकर्ट स्केल तक के, लाइकर्ट स्केल से होगा तो लाइकर्ट क्वांटिटेटिव स्केल होगा। को हमने इंटरवल स्केल कंसीडर किया था। हमने शुरू में 4 स्केल बताए, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। मैंने आपसे कहा नॉमिनल और ऑर्डिनल क्वालिटेटिव में जाते हैं, इंटरवल और रेशियो क्वांटिटेटिव में आते हैं। वो बात याद है आपको? यस सर। तो जब लाइकर्ट स्केल इंटरवल में काउंट होगा तो इंटरवल कहाँ पे आता है, क्वालिटेटिव में क्वांटिटेटिव में? क्वांटिटेटिव। बोले। हेलो। क्वांटिटेटिव सर। क्वांटिटेटिव है सर। तो क्वांटिटेटिव की तरह डील करेंगे फिर उसको। ये लॉजिक समझ में आ गई? अगर यस। आपने क्वेश्चन पूछा होता है यस नो के अंदर, जैसे मैं आपसे पूछा यू सेटिस्फाइड विद योर करंट जॉब, यस या नो, तो ये डाइकोटोमस है। बिल्कुल। यस सर। तो डाइकोटोमस नॉमिनल में काउंट होता है। जी तो फिर आप इसको क्वालिटेटिव लेके चलते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो जी वेरिएबल सर। को आपने क्वालिटेटिव कहना है, क्वांटिटेटिव कहना है। अनऑब्जर्व वाले की बात करो, ये बेस पे देखा जाता है कि आप उसको मेजर कैसे कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? जी सर। जैसे माने एज है, अगर मैं आपको एज ग्रुप बना दूं, मैं कहूँ आप टीन एज है, अडल्ट है, इस तरह पूछ लूं तो ये ऑर्डिनल हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं एज इन ईयर्स तो ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो वेरिएबल को मेजर करने के तरीके से डिसाइड करना होता है ना, कि आप किस स्केल में मेजर कर रहे हैं। स्केल की बेस पे फिर आप टाइप डिसाइड कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई? जी सर सर। डाइकोटोमस नॉमिनल में कैसे काउंट होगा? यस नो होता है ना, आंसर यस सर, नो अल्फाबेट्स और में है, नंबर्स में क्वालिटेटिव आ बन रहे हैं। जाएगा। यस मैं नो आपसे में पूछूं आंसर आ रहा है। रिलीजन में मुस्लिम नॉन मुस्लिम, इसमें कोई ऑर्डर है? पहले मुस्लिम आएगा, पहले नहीं, नॉन मुस्लिम आएगा? कोई भी आ सकता है। तो इसमें ऑर्डर नहीं है, तो इसमें ऑर्डर नहीं होता वो नॉमिनल होता है ना। हाँ। तो नॉमिनल क्वालिटेटिव में आता है। यस सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो ये पहली क्लास के अंदर हमारी ये सारी डिस्कशन हुई थी, वेरिएबल क्या होता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है। सही है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये सारी डिस्कशन हमारी हो गई थी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछे, वरना फिर आगे बढ़े। सर आपने रेशियो इंटरवल में जो बताया था एब्सोल्यूट रेशियो में जीरो वाला मैंने आपसे कहा कॉन्सेप्ट, था डिवाइड वो एक करने बार की रिपीट कर लॉजिक देंगे? होती है। जी, रेशियो में डिवाइड की लॉजिक होती है, इंटरवल में डिवाइड की लॉजिक नहीं होती। जैसे कि माने एक शख्स कहता है एज रेशियो है, दूसरा कहता है एज इंटरवल है, तो डिसाइड कैसे होगा? माने एक बंदे की एज 40 है, एक बंदे की एज 20 है, तो आप 40 को जब डिवाइड बाई 20 करेंगे आंसर 2 आएगा। तो क्या आप ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि इसकी एज 2 टाइम ज्यादा है? ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है? नहीं सर। क्यों नहीं हो सकती? 40 20 का 2 टाइम नहीं होता? सर आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही थी, आप एक बार तो आप अगर बोले रिपीट कर दें। आवाज नहीं आई। नहीं सर, क्यों बोला आपने? एक मिस्टर ए की एज 40 है, मिस्टर बी की एज 20 है, क्या आप ये कह सकते हैं मिस्टर ए की एज 2 टाइम है मिस्टर बी से? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो डिवाइड की लॉजिक है नहीं है? डिवाइड की लॉजिक है। तो ये फिर रेशियो में जाएगा, क्योंकि इंटरवल में डिवाइड की लॉजिक नहीं होती थी। ठीक, फिर उसकी हमने भी एक डिस्कस एग्जांपल किया था दीजिए। रेशियो में जैसे हमने टेम्परेचर की एग्जांपल की थी। हमने कहा था एक जगह टेम्परेचर 40 है, दूसरी जगह 20 है, तो हम ये नहीं कह सकते टेम्परेचर 2 टाइम है। ठीक तारीख, है, डेट, विच इसकी एग्जांपल की थी, अर्थक्वेक के लेवल की एग्जांपल की थी। ये बात समझ में आ गई? जी सर, अब क्लियर हो जी। चलो, क्लास कोई और क्वेश्चन है, वही आगे बढ़े।
क्लास क्वालिटेटिव वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल में कोई कंफ्यूजन है या आगे बढ़ें? चैट में बता दें, माइक पे नहीं आना आपने तो। कोई लिख ही नहीं रहा चैट में कुछ। सर अगर क्लियर होगा तभी नहीं लिख रहा हूँ। इसका मतलब है कोई कुछ सुन भी नहीं रहा, ये भी मतलब हो सकता है ना। ये भी हो सकता है। साइन इन करके चले गए होंगे। ठीक है, चलें। फिर हमने रिसर्च का प्रोसेस पढ़ा था। रिसर्च के प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस याद है किसी को क्या था? स्टेप बाय स्टेप, ऑर्डर आगे पीछे नहीं हो सकते, याद आया आपको? जी सर। उसमें पहला स्टेप पे हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर मैंने पढ़ा था डेवलप हाइपोथेसिस, डिटरमाइन मेजर, याद आया? डेटा कलेक्शन, ये सारा कुछ, डेटा एनालिसिस, ये सारी चीजें की थी। जी सर। स्टेप्स क्या थे? पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यही था। बिल्कुल। आइडेंटिफाई। दूसरा स्टेप क्या था? डेवलप हाइपोथेसिस, यही था। जी बिल्कुल, डेवलप हाइपोथेसिस। तीसरा क्या था? डिटरमाइन मेजर, यही था। जी। फिर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, यही 6 स्टेप्स थे। एंड इंटरप्रिटेशन। जी। आज ये 6 स्टेप्स पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। अब पूछें क्यों? क्यों सर? क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि गेम चली क्या थी, ये पूरी गेम हुई क्या आपके साथ। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमने प्रॉब्लम में पढ़ा था आइडियल और एक्चुअल का डिफरेंस। जी तो ये आइडियल और एक्चुअल के डिफरेंस के लिए लिटरेचर में घुसना पड़ेगा, बिल्कुल सर। वरना हमें पता कैसे चलेगा आइडियल बोलना किसको है, एक्चुअल है क्या, क्राइटेरिया क्या रखना है, प्रॉब्लम है भी बिल्कुल। या प्रॉब्लम नहीं है। इस एक बात को समझने के लिए हमें रेफरेंस आर्टिकल डाउनलोड करने पड़ते हैं, लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, हमें साइटेशन पढ़ना पड़ता है। साइटेशन क्या होता है, कोटेशन क्या होता है, अच्छा आर्टिकल क्या होता है, बुरा आर्टिकल क्या होता है, मेनली कैसे यूज करना है, एपीएफ फॉर्मेट क्या होता है, इसके ऊपर हमारा बहुत टाइम बर्बाद हुआ। ठीक है, जी फिर सर। 2 राय है तो किसकी राय को प्रेफर करना है, एक की राय को कब रद्द करना है, दूसरे की राय को कब तरजीह देनी है, ये सारी डिस्कशन हमने इसके ऊपर कहानी डाल दी थी। तो पूरा हमारा लिटरेचर रिव्यू का टॉपिक, इसके बाद लास्ट में फिर लिटरेचर, ये सारी स्टोरी पहली हेडिंग में कवर हो गई। बिल्कुल सर। इजी एग्जांपल लेके चलता हूँ। माने कि आपकी इनकम है, माइक पे इस वक्त कौन है? सर जैन। माने जैन साहब की इनकम है 2 लाख एक्चुअल, और इनकी आइडियल इनकम है 5 लाख। लिटरेचर से साबित हो रहा है कि जिस सोसाइटी में ये रह रहे हैं और जो इनका स्टेटस है, जो इनकी एज है, जितनी इनकी बीवी है, जितने इनके बच्चे हैं, तो 5 लाख रुपए आइडियल होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में 2 लाख कमा रहे हैं। प्रॉब्लम है नहीं है? बिल्कुल है सर। तो ये सारा लिटरेचर पढ़ने के बाद, सारी स्टोरी लिखने के बाद हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या था? सर डेवलप हाइपोथेसिस। जी, लेकिन आप कहेंगे हाइपोथेसिस तो बनेंगे ही नहीं जब तक बीच में क्या ना बने, थ्योरेटिकल मॉडल। मॉडल। जी जी, अब हमने ये सारी कहानियां शुरू कर दी थी। कैसे? आपने कहा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है इनकम, इसके इंडिपेंडेंट ढूंढने हैं, कहाँ से मिलेंगे भाई साहब? आपको लिटरेचर पे वापस जाना पड़ेगा। लिटरेचर डिफाइन करेगा। जी। तो आप 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके आए। आपने कहा कि यार मैं सर्टिफिकेशन कर लूंगा तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, मल्टीनेशनल में चला जाऊंगा इनकम बढ़ जाएगी, डिग्री को बढ़ा लूंगा इनकम बढ़ जाएगी, वर्किंग आवर कर लूंगा इनकम बढ़ जाएगी, बिजनेस स्टार्ट करूंगा इनकम बढ़ जाएगी, मल्टीपल जॉब करूंगा इनकम बढ़ जाएगी। अब 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले आए हैं। जी सर। तो मैं आपसे अगली बात क्या रिक्वायरमेंट डालूंगा? मैं आपसे कहूंगा भाई साहब ये जो अब 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाए हैं, हर एरो का मुझे क्या दें? हाइपोथेसिस। रेफरेंस दें। रेफरेंस। आप अपनी मर्जी से कहाँ से एरो लेके आ गए हैं, साबित करें। ठीक है, कि ये इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ये बात समझ में आ रही है? ओके। अभी जो आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट कर, आपने क्या किया? यही तो किया है। जी। और माने उन 6 से आप और पीछे जा रहे हैं, तो वो फिर मीडिएटिंग बनते जा रहे होंगे, तो आप फिर बताएंगे ये ऐसे इम्पैक्ट डालता है ये। तो पूरा लिटरेचर सर्वे करके आपने पूरी चीज मुझे डेवलप करके दे दी। उस चीज को, उस डायग्राम को आप लोग क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल मॉडल। फ्रेमवर्क। वो आपकी रिसर्च है, वो आपका बना हुआ मॉडल है। उस मॉडल के बनाने के बाद आप स्टेप नंबर 2 पे जा पाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था? सर डेवलप हाइपोथेसिस।
तो बिना मॉडल बनाए कोई हाइपोथेसिस बना सकता है? नो सर। फिर देखें दो ही पॉसिबिलिटी है, आपके 6 इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, या तो रिलेशनशिप होगा या तो रिलेशनशिप नहीं होगा, यही है ना? जी अब एक आदमी कहता है इसका रिलेशनशिप नहीं है, दूसरा आदमी कहता है रिलेशनशिप है, दोनों लोग क्लेम कर रहे हैं, दोनों का फर्क क्या है क्लेम का? सर एक के पास थ्योरेटिकल मॉडल होगा, एक के पास नहीं होगा। ना 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 ना, आप बोले एक नल बना रहा है, दूसरा ऑल्टरनेटिव बना रहा है, भूल गए नल ऑल्टरनेटिव का फर्क? नो सर याद है। नल में आप कहते हैं रिलेशनशिप, नहीं है। ऑल्टरनेटिव में आप लोग कहते हैं रिलेशनशिप है। है। फिर हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था ये नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेटिव क्या होता है, डायरेक्शनल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल क्या होता है, वन टेल, टू टेल, ये सारी स्टोरी हमने कर ली थी। ठीक है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, नल एक्सेप्ट करना था, नल रिजेक्ट कर दिया, टाइप 2 एरर, नल रिजेक्ट करना था, नल एक्सेप्ट, ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। डन हो गया? जी सर। चैप्टर 4 के अंदर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग, और मैंने आपको एक नई चीज पढ़ाई थी, कंट्रोल वेरिएबल, याद है आपको? कि अदर फैक्टर सेम होंगे तभी ये काम जाके बनेगा, अदरवाइज ये काम ऐसे नहीं बनेगा, याद है सब? जी सर। तो ये सारा कुछ हमने हेडिंग नंबर 2 निपटा ली। अगली हेडिंग क्या है रिसर्च प्रोसेस में? डिटरमाइन मेजर्स। डिटरमाइन मेजर्स, क्या मतलब इस बात का कि जो वेरिएबल आपके आप इसको मेजर कर सकते हैं नहीं। अब आपके 6 इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, आपने कहा इसमें से देखेंगे कौन कौन सा ऑब्जर्व है, कौन कौन सा अनऑब्जर्व्ड। अब आपने कहा जो पहला डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा सैलरी, ये तो ऑब्जर्व है, लेकिन आप इसको डिसाइड करें, आपने पर मंथ सैलरी लेके चलना है, पर ईयर लेके चलना है, रुपीज में लेके चलना है, इसके यूनिट सब डिसाइड करें। क्वेश्चन में आप कैसे पूछेंगे? एनुअली सैलरी बताओ, मंथली बताओ, पर आवर बताओ, पर डे बताओ, पर वीक बताओ, रुपीज में बताओ, डॉलर्स में बताओ, ये सारी चीजें वेरी कर सकती है ना, तो आप डिसाइड करें किस यूनिट में आपने सैलरी पूछना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अब एक वेरिएबल था एजुकेशन का, तो आप डिसाइड करें आपने एजुकेशन कैसे पूछना है, लास्ट डिग्री पूछना है या आपने पूछना है ईयर्स ऑफ एजुकेशन। अगर आप लास्ट डिग्री पूछेंगे ये तो फिर क्वालिटेटिव में जा रहा है, लेकिन आप ईयर्स ऑफ एजुकेशन पूछेंगे ये क्वांटिटेटिव में जा रहा है, तो ये सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था कि इमोशनली इंटेलिजेंट कितना है, ये ऑब्जर्व है अनऑब्जर्व है? सर अनऑब्जर्व्ड है। तो फिर मैं कहूंगा ये मेजर कैसे होगा, तो आप कहेंगे आइटम्स के थ्रू मेजर होगा, आपको दोबारा से लिटरेचर में जाना पड़ जाएगा। जी सर। क्या करने जा रहे हैं वहां पे आप? सर आइटम ढूंढना। हाँ, क्योंकि आपकी मर्जी, नहीं चलेगी। आप डायलॉग नहीं बोल सकते। कौन सा डायलॉग नहीं बोल सकते? बोले, कौन से डायलॉग आप कौन सा डायलॉग नहीं बोल सकते? मेरी रिसर्च मेरी मर्जी, ओके। सही है? ये वाला डायलॉग बोलेंगे फेल हो जाएंगे। अब आप आइटम खुद से बना के ले आए और सुपरवाइजर का ये आपने क्या किया है, तो आप बोले मेरी रिसर्च मेरी मर्जी, तो मैं कहूंगा भाई ये नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। तो आपके जो अनऑब्जर्व वेरिएबल्स है उसके आइटम्स आपको लिटरेचर के थ्रू प्रूव करने पड़ेंगे, कहाँ से लेके आ रहे हैं, कौन कह रहा है किसको। ठीक है, अब कोई बच्चा माइक पे आके मुझे एक बात समझाए, आइटम्स लेते हुए आप किन किन बातों का ख्याल रखेंगे? कोई भी बता दें, हमने लास्ट लेते आइटम लेते हुए आप नहीं, वो तो यूनि मल्टाई आपकी मर्जी थोड़ी ना, आपको यूनि भी मिल सकता है मल्टाई भी मिल सकता है। आप ये देखेंगे जो आपको आइटम्स मिल रहे हैं, जिस पॉपुलेशन से आप पूछ रहे हैं, क्या वो इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? जी, जो आर्टिकल आपको मिला है जहां से आप आइटम अडॉप्ट कर रहे हैं वो किसी और से कर रहे थे, आप किसी और पे कर रहे हैं, तो उसकी चीजें यहाँ पे लग सकती है नहीं लग सकती, ये आपको कोई और ढूंढने की जरूरत है। इन तमाम चीजों को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। उसमें सर एक डेमोग्राफिक्स क्वेश्चन आ है जाएंगे। किसका क्वेश्चन है? दुआ का। जी, सर मैंने लास्ट का लेक्चर तो नहीं लिया, लेकिन एक जनरल सा क्वेश्चन ही होगा। सर असाइनमेंट करने के लिए ना हम जब आर्टिकल सर्च कर रहे थे तो उसमें ऑब्वियसली हर आर्टिकल की डिफरेंट पॉपुलेशन था। तो मैंने आपको असाइनमेंट में ये आसानी दी हुई थी ना, असाइनमेंट में मैंने आपको आपकी अपनी जाति सैम्पलिंग डिसाइड करने को बोला ही नहीं था।
अगर मैं आपसे ये भी कहता कि आप रिसर्च डिजाइन और सैम्पलिंग करें तो फिर आपका असाइनमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता। क्यों? उसके बाद आप किसी भी आर्टिकल से आइटम नहीं उठा सकते थे। आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता कि जो रिसर्च डिजाइन मैंने सेलेक्ट किया, जो सैम्पलिंग मैं कर रही हूँ, उसके मुताबिक ये उस पर लग भी सकता नहीं लग सकता, तभी मैंने आपके लिए इजी रखा हुआ था। अगर मैं आपसे कहता ना फिर सर पॉपुलेशन भी डिफाइन करें, ये सब कुछ करें, तो फिर ये चीज वहां पे लगती। ये बात समझ में आ रही है आपको? फिर आप देखते ये आइटम तो मेरे लिए रेलिवेंट भी है नहीं। अभी तो आपने मेरी आसानी से काम निपटा दिया है, जो भी आपको मिला आपने वो सबमिट कर दिया। सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन आप कहें कि अभी जैसे अगर आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि एजुकेशन सेक्टर से होना चाहिए, तो जो नहीं, हम मैं आपको रेफरेंस एग्जांपल मैं आर्टिकल समझा देता हूँ, है। आपको समझा देता हूँ। ये एक वैसे टॉपिक ऑपरेशनलाइजेशन में मैंने बहुत डिटेल में क्लियर किया, तो मैं दोबारा से एग्जांपल बता देता हूँ। माने आपका एक वेरिएबल है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अनऑब्जर्व है। यस सर। अब आपने ना अपनी पॉपुलेशन रखी है यूनिवर्सिटी के टीचर्स, ठीक है? आप आइटम यूनिवर्सिटी के टीचर से पूछेंगे ना। जी सर। अब आपने एक आर्टिकल उठाया, वो भी यूनिवर्सिटी के टीचर्स पे ही हुआ था, उन्होंने भी परफॉर्मेंस को मेजर किया था। तो आपको पहला आइटम मिला कि इस टीचर की ओवरऑल रेटिंग कैसी है, इस टीचर की कितनी पब्लिकेशंस हुई हैं, इस टीचर ने कितने असाइनमेंट्स दिए हैं, असाइनमेंट की चेकिंग से कितने % बच्चे सेटिस्फाई हैं। ये सारे क्वेश्चन थे। आप इन क्वेश्चंस को यूज करके अपनी यूनिवर्सिटी में पूछ सकती हैं। जी सर पूछ सकती हूँ। लेकिन माने एक बच्चे की पॉपुलेशन है पुलिस डिपार्टमेंट, उसने एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मेजर करनी है, क्या इन सवालों का पुलिस वालों से पूछने का कोई तुक बनता है? नो सर। तो क्या ये अच्छा, अब एक बच्चा मुझसे बहस शुरू कर दे कि मेरा डिपेंडेंट वाले एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन था और मैंने ये आइटम्स दिए और मेरे पास तो रेफरेंस है, तो आप उसको गलत क्यों कह रहे हैं? तो मैं कहूंगा भाई साहब, आप जिस पॉपुलेशन पे रिसर्च कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट पे रिसर्च कर रहे हैं, रेलिवेंसी नहीं बन रही। ये सवाल आपकी पॉपुलेशन से नहीं पूछे जा सकते। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। तो ये फिर ये भी सब देखना होता है। अभी तो मैंने आपको बड़ी आसानी से छूट दी हुई थी, तभी तो मैं आपसे कहता 10-15 मिनट का असाइनमेंट है। अगर मैं पॉपुलेशन लिखने को कहता, उसके मुताबिक आइटम ढूंढने को कहता, तो आपको 4-5 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि अभी तो आपको जो भी पहला मिल गया आपने सबमिट कर दिया, आपने इतनी टेंशन नहीं ली। अगर मैं सबको, अगर कहते हैं सबको मिला दिया जाए, तो हर चीज को कंसिडरेशन में लें कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपका रिसर्च, उसके बाद ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता। ये बात समझ में आ गई? जी सर। जी, पहले माइक पे कौन था? जैन सर। जी, जैन। जैन साहब। जी जैन साहब, हमारी पहली हेडिंग थी प्रॉब्लम, वो हमने कर ली। जी सर। दूसरी हेडिंग थी डेवलप हाइपोथेसिस, वो हमने कर ली। जी वो भी हो गई। तीसरी क्या थी? डिटरमाइन मेजर्स। डिटरमाइन मेजर्स। क्या ये खत्म हो गई? जी। कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो आपने आइटम डिसाइड किए, फिर हमने इसकी स्केलिंग की थी, इसकी स्केलिंग क्या होगी, फिर हमने इसकी एलाइबिलिटी और वैलिडिटीज पढ़ी थी, फिर हमने पढ़ा था एलाइबिलिटी सॉफ्टवेयर पे चेक कैसे होगी, कौन बैक अल्फा कंसेप्ट क्या है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डाइवर्जेंट वैलिडिटी। ये सारी स्टोरियां, ये सारे चैप्टर किस हेडिंग के लिए थे? ये डिटरमाइन मेजर्स के लिए थे। क्लास बाकियों की बात समझ में आ रही है? इस डिटरमाइन मेजर के अंदर हमने कोई 4-5 चैप्टर पढ़े हैं। पहले तो हमने ऑपरेशनलाइजेशन पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा ऑब्जर्व अनऑब्जर्व होता क्या है, फिर हम यूनिट डायमेंशन मल्टी डायमेंशन के चक्कर में पढ़े, फिर हम स्केलिंग के चक्कर में पढ़े कि रेटिंग रैंकिंग स्केल क्या होता है, फिर हमने पढ़ी रिलायबिलिटीज क्या होती है, फिर हमने पढ़ा क्रॉन बैक अल्फा की रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर पे चेक कैसे होती है, उसका थ्रेशोल्ड क्या है, अगर मैच ना करे तो उसको बढ़ाने की जरूरत कैसे पड़ेगी। फिर हमने वैलिडिटीज पढ़ी, फिर हमने अमोस के थ्रू देखा कन्वर्जन वैलिडिटी का कंसेप्ट क्या है, डाइवर्जन वैलिडिटी का कंसेप्ट क्या है। ये सारी स्टोरियां इस डिटरमाइन मेजर के अंदर कवर हो रही हैं। हेलो? जी सर ठीक है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। क्लास बाकी में समझ में आ गया? हेलो? ठीक है जी। अगली हेडिंग क्या थी? सर डाटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के अंदर ये जो हमने, अच्छा, डेटा कलेक्शन करने से पहले हमें ये जो डिसाइड करना पड़ेगा डेटा लेना किससे है ना? बिल्कुल। ये सारी स्टोरी हमने कहाँ पढ़ी थी? डेमोग्राफिक। ना ना, सैम्पलिंग में ना। पहले तो हम ये पूछेंगे सबसे डेटा लेना है या कुछ लोगों से डेटा लेना काफी होगा। ये सेंसस
सैम्पलिंग, ये सब हमने पढ़ लिया था। बिल्कुल सर। फिर सैम्पलिंग के अंदर हमने डिसाइड किया, पॉपुलेशन डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे पॉपुलेशन साइज नोन है अननोन है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी है, कितना सैंपल साइज होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तो कौन सी वाली नॉन प्रोबेबिलिटी करनी है, ये सारी स्टोरी यहाँ पे कवर हो जाएगी। जी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मजे की बात, ये जो हमने स्टेप नंबर 2 पढ़ा था ना, डेवलप हाइपोथेसिस, स्टेप नंबर 3 डिटरमाइन मेजर, स्टेप नंबर 4 डेटा कलेक्शन, ये जो 3 स्टेप्स है, जी इन सर। तीनों की कंबाइंड चैप्टर था रिसर्च डिजाइन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। मतलब रिसर्च डिजाइन इन तीनों हेडिंग्स को मिक्सचर किया हुआ था, अगर आपको याद हो तो। रिसर्च डिजाइन के अंदर आप शुरू में पढ़ते थे क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है, तो वो आपने पढ़ा कि मॉडल डेवलप करना है, मॉडल टेस्ट करना है, इस बात से डिसाइड किया जाएगा, एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी है, याद आया आपको? इसका ताल्लुक चैप्टर 2 से है, हाइपोथेसिस से है कि मॉडल बना जी हुआ है, सर। मॉडल बनाना है, याद आया आपको? जी। फिर हमने पढ़ा था इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच, फिर हमने ये बात पढ़ी थी क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव अप्रोच होती है, क्वालिटेटिव में इंडक्टिव अप्रोच होती है, याद आया आपको? जी सर। तो इसका ताल्लुक भी उसके साथ हो गया, मॉडल के साथ। फिर हमने पढ़ा बेसिक अप्लाइड रिसर्च, हम किन से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं, जनरल कर रहे हैं, याद आया? जी। फिर हमने पढ़ा था कि आप जो वो कर रहे हैं, रिसर्चर इंटरफेरेंस कर रहा है या इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, नेचुरल सेटिंग में डेटा कलेक्ट कर रहा है या आर्टिफिशियल सेटिंग में कलेक्ट कर रहा है, उसे कॉजल और कोरिलेशन हम बोलते थे। इन तमाम चीजों का ताल्लुक डेटा कलेक्शन से हो गया। जी सर। ये बात, ये लॉजिक समझ में आई आपको? तो रिसर्च डिजाइन टेक्निकली इन तीनों हेडिंग्स को कंबाइन करके बना हुआ है, उसके अंदर हर हेडिंग की थोड़ी थोड़ी चीजें ली हुई है। क्या आपसे पूछा जाता है आपने डेटा कलेक्ट कैसे किया, प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया, नेचुरल सेटिंग में किया, आर्टिफिशियल सेटिंग में किया, रिसर्चर ने इंटरफेरेंस की थी नहीं की थी, क्वालिटेटिव था क्वांटिटेटिव था, सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी की नॉन प्रोबेबिलिटी की, ये सारी डिस्कशन वहां पे हो गई थी, याद आया आपको? जी सर। ठीक है। फिर डेटा कलेक्शन से अगली हेडिंग क्या है? डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में हमने पढ़ लिया था कि यूनिवेरिएट के एनालिसिस कैसे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में पूरा लेक्चर हो गया था। फिर पीछे बच जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि आपने हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करने हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हमने पूरी पढ़ ली थी, कोरिलेशन, काय स्क्वायर, इंडिपेंडेंट टीचर्स, एनोवा। जी सर। आखिरी हेडिंग क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आपको सारी टेबल्स की इंटरप्रिटेशन करना आती है? सिक वैल्यू क्या होती है, सिक वैल्यू कम हो जाए तो पॉजिटिव रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे देखना होता है, ये सारी चीजें हो गई। जी हो गई। चलें, छुट्टी, अल्लाह हाफिज। मैं मजाक कर रहा हूँ, पूरा कोर्स रिवाइज हो गया आपका। जी सर। तो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी उनको हमने 6 हेडिंग में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सर। अब देखें, जब आप रिसर्च की फील्ड में आएंगे तो आपसे पूछा जाता है आपकी कौन सी हेडिंग अच्छी है। माने कि आपका सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा है, आपका डेटा एनालिसिस बहुत अच्छा है, तो आप कहेंगे भाई मैं डेटा एनालिसिस वाली हेडिंग में बहुत अच्छा हूँ। एक आदमी कहेगा मैं डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत अच्छा हूँ, एक आदमी कहता है मुझे डेटा कलेक्शन बड़े अच्छे से आता है। जिसको ये यूनी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सब बड़े अच्छे से समझ में आ गया, वो कहता है कि यार मैं डिटरमाइन मेजर में बहुत अच्छा हूँ। जिसको लिखना बहुत अच्छा आता है, जिसको कंटेंट राइटिंग का काम है, वो कहता है मैं लिटरेचर भी में बहुत, ये बात समझ रहे हैं आप? जी। तो टेक्निकली कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है, कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है। रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए तमाम फील्ड में अच्छा होना जरूरी है। ओके सर। ठीक है, कोई अब क्वेश्चन आंसर सेशन दे तो पूछें। सर फाइनल में क्या क्या आएगा? ठीक है, फाइनल की एक दफा मार्क्स कंफर्म हो जाए, 15-20 कितने मार्क्स का मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और सर टॉपिक्स भी फिर उसी हिसाब मुझे से होंगे? वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, जाहिर है। ठीक है सर ये भैया। कंफ्यूजन है। पहले नाम बताएं। दुआ। जी। सर जब हम असाइनमेंट कर रहे थे ना, तो मुझे एक जगह प्रॉब्लम आ रही थी आइटम्स ढूंढने में। सर जी। क्योंकि मैंने आर्टिकल्स डाउनलोड किए थे ना, उसमें किसी में आइटम्स डिफाइन किए गए थे, किसी में नहीं किए गए थे। फॉर एग्जांपल जी। अगर मैं जॉब सेटिस्फैक्शन लेती हूँ, तो वो उन्होंने जे एस के उससे रिप्रेजेंट किया हुआ था। लेकिन जैसे एक आर्टिकल जो मैंने आपको भेजा है ना, उसमें जो है सारे आइटम्स डिफाइंड हैं,
like मैं question आपको wise. इसमें क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने क्लास की वीडियोस देखी हो तो क्लास की वीडियो में मैंने ये बात मेंशन की थी, सिर्फ 20 या 30% आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आइटम मेंशन करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग आर्टिकल है वो आपको आइटम देंगे नहीं, लेकिन वो साइटेशन में ये बात बता देते हैं कि हमने कहाँ से लिया है। तो जहां से उन्होंने लिया होगा आप रेफरेंस में जाकर उस आर्टिकल का नाम पढ़ें, उसको गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करें। मुझे अभी एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे ये मैसेज भी किया है कि सर पहले मुझे आइटम मिल नहीं रहे थे, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे हर आर्टिकल के अंदर आइटम दिख गए। क्योंकि 70% आर्टिकल आइटम देंगे नहीं, लेकिन वो मेजरमेंट की हेडिंग में, रिसर्च मेथोडोलॉजी की हेडिंग में लाइन लिखते हैं कि हमने यहाँ से क्वेश्चन अडॉप्ट किया। तो जहां से उन्होंने अडॉप्ट किया अब वो वाला आर्टिकल डाउनलोड कर लें, उसमें से मिल जाएंगे। सर इसमें फर्दर एक और मसला आ रहा था जी सर, जिस तरह उन्होंने रिसर्च आर्टिकल में साइट किया हुआ था कि ये जो हमने आइटम्स लिए हुए वो दूसरे आर्टिकल से लिए हुए हैं। सर जी, वो आर्टिकल जब डाउनलोड करने के लिए स्काई हब डाउनलोड से नहीं हो रहा डाउनलोड होगा। करना था। हाँ जी सर, उसमें एक तो स्काई हब पे जो लिंक डाली उससे भी नहीं हुआ, और उसके साथ ही एक और लिंक दिया हुआ होता है। अगर इसका आंसर भी मैंने वीडियो में दिया हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा होता है तो आप टॉपिक चेंज कर लें, मजबूरी क्या उसी पे स्टिक करने की, चेंज करें। जब मैंने आपसे कहा था ना लोगों के मॉडल बार बार चेंज होते, उसकी वजूहत ही है कि जिस आर्टिकल से मिल रहा होता है वो आर्टिकल पेड होता है, फ्री में नहीं मिल रहा होता, तो हमें टॉपिक चेंज करना पड़ जाता है, आर्टिकल चेंज करना पड़ जाता है। सही। ये मसला तो तब बनता ना अगर मैं आपको एक आर्टिकल दूं को इसी में से ढूंढें, तो मसला होता है कि हमें मिल नहीं रहा। जब पूरी दुनिया ओपन है, एक से नहीं मिल रहा दूसरे पे जाएं। अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा से लिंक पे क्लिक करें, न्यू मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये 10 ओके सेकंड आगे मीटिंग एंड होने में। ओके सर। जी क्लास सब लोग वापस आ गए? जी सर। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, जो लास्ट बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये थी कि मैंने अगर आपसे कहता कि एक आर्टिकल मैंने आप लोगों को दे दिया, आप इसके अंदर से आइटम ढूंढें, फिर तो चले मुझे आपकी बात समझ में आती कि आप कहते कि भाई हमें मिल नहीं रहे, सही है। लेकिन जब मैंने आपको ओपन छोड़ा हुआ है कि जो दिल चाहे आर्टिकल ले लें, तो आपको किसने कहा हुआ है कि अगर आपको एक आर्टिकल से नहीं मिल रहा तो आप उसी आर्टिकल में ढूंढते रहें, दूसरे में चले जाएं, तीसरे पे चले जाएं, चौथे पे चले जाएं? बात समझ में आ रही है? सर जी जिस तरह सर वो कुछ आर्टिकल में रेफर हुआ था कि में हमने एमएल की यूज किया है या एनएस की यूज किया है, और उसने ऑथर क्या यूज का किया नाम है? रेफर किया, मल्टी फैक्टर लीडरशिप क्वेश्चनर। तो जी जी अब उसमें मिसाल के तौर पे 36 आइटम है, उन्होंने यूज किए हैं जी। 5। तो अब मैं नहीं उसका तो मैं बताता अब हूँ, रेफर नहीं ना कर ना सकता। ना मैं बताता हूँ ना क्या क्या, सुने 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 सुने। ये जब मल्टी फैक्टर लीडरशिप कह रहे थे, ये मल्टी डायमेंशन था। इसकी 5 सब डायमेंशन थी। हर सब डायमेंशन के अपने आइटम थे और टोटल आइटम जाके 36 बनते थे। वो यस बच्चों के सर, समझ में गलती हो रही है। वो जैसे मल्टी सब डायमेंशन ही डायमेंशन थे। को आइटम समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। मुझे जिन बच्चों ने तस्वीरें भेजी थी, खैर मैंने उनको उस वक्त कंफ्यूज नहीं किया। उनको यही देखें, वो डिपेंड करता है उनको लेक्चर कितने अच्छे से आता है। उन्हें यूनि डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन का फर्क समझ में नहीं आ रहा था, वो सब डायमेंशन को आइटम समझ रहे थे। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ये मसले क्योंकि वाली सर बात थी। क्योंकि सर 80% ऐसे ऐसे आर्टिकल्स थे कि जिसके अंदर आइटम्स दिए, तो इसलिए ढूंढने में मुश्किल हो रही थी आइटम्स और मैंने आर्टिकल। आपसे वही बात कही ना कि आइटम नहीं। देखें एक बच्चे ने मुझे एक आर्टिकल की पिक्चर भेजी का इसके अंदर आइटम नहीं थे, जबकि सामने पड़े हुए थे आइटम, उसको पता नहीं था ये आइटम है। ये बात समझ रहे हैं? इसको मैं एक दूसरी यस सर। एग्जांपल समझाता हूँ। आप मॉडल देख के बता देते इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है, मीडिएटिंग क्या है, मॉडरेटिंग क्या है, बता देते हैं ना? हेलो यस सर, बता भाई। देते हैं। यस सर, लेकिन अक्सर बता सकते हैं। आर्टिकल्स के अंदर मॉडल की डायग्राम नहीं बनी होती, मॉडल इक्वेशन में बना के दिया होता है। बात समझ रहे हैं? अब बच्चा करता क्या है, उसे इक्वेशन में मॉडल पढ़ना नहीं आता। अक्सर जगह मैट्रिसेस में दिया होता है, अब उसको पढ़ना नहीं आता, वो कहता है इसके अंदर मॉडल नहीं है। अब मैं उससे कहता हूँ अगर तुम्हें इसके अंदर नहीं दिख रहा तो तुम कोई और आर्टिकल कर लो। अब क्यों कंफ्यूजन है ना, हर बंदे की नॉलेज की अपनी एक लिमिट है। अब एक बच्चे को इक्वेशन में मॉडल रीड करना नहीं आता, जब हम थ्योरेटिकल मॉडल पढ़ रहे थे, याद है मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट आइडेंटिफाई कैसे होगा, जहां से एरो आ रहा है, ये याद है आपको चीजें?
मीडिएटिंग को कैसे आइडेंटिफाई sir. करना है, डिपेंडेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मॉडरेटिंग को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको शेप्स याद करवाई थी कि यहाँ से एरो जा रहा है, यहाँ पे एरो पहुंच रहा है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। इस तरह मैथमेटिक्स के थ्रू भी आप मॉडल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब माने कि मैं आपको एक आर्टिकल दूं जिसमें मैथमेटिक्स का मॉडल दिया हुआ है और मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ, फिर ये ज्यादती है कि मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर मॉडल ढूंढे, आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने खुद से वो डाउनलोड कर लिया है और आपको मॉडल नहीं मिल रहा, तो मैं आपसे कहूंगा कोई और आर्टिकल डाउनलोड कर लें जिसमें मॉडल की डायग्राम बनी हुई है, जो आपको समझ में आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो या तो मैं आपके आपको आर्टिकल में सर मॉडल नहीं दिया हुआ था, तो उसके हाइपोथेसिस पे मॉडल दिए होंगे, आपको समझ नहीं आया होगा कि मॉडल दिए हुए कैसे है, समझ रहे हैं? आप डायग्राम ढूंढ रहे होंगे। ये सर सर किसी ने हाइपोथेसिस मॉडल नहीं भी दिए होते ना, तो वो रिटन मैटर से पता चल रहा होता है, तो उससे हाँ। भी आप मॉडल नहीं बना कर सकते हैं। सकते, नहीं कर सकते। उसकी वजह बताता हूँ आपको। अब जैसे कि आपने एक मॉडल बनाया है x1 का y पे इम्पैक्ट, x1 का y1 पे इम्पैक्ट, x2 का y1 पे इम्पैक्ट, x3 का y1 पे इम्पैक्ट, ये आपका मॉडल है। रिपीट करें। x1 का y1 पे x2 का y1 पे, x3 का y1 पे। ठीक है। जब ये मॉडल बना रहा था, उसने लिटरेचर लिखा, लिटरेचर में उसने स्टोरियां लिखी कि फला बंदे ने x1 का इम्पैक्ट y2 पे चेक किया था, फला बंदे ने x2 का इम्पैक्ट y2 पे चेक किया था। अब मैं x1 पे चेक करना चाह रहा हूँ। अब लिटरेचर में से आपने एक लाइन पढ़ी कि x1 का इम्पैक्ट y2 पे चेक हो रहा है, आप समझेंगे ये मॉडल का पार्ट है। ये बात समझ रहे हैं आप? उसने अपना मॉडल लिखने से पहले लिटरेचर में कोई 10,000 स्टोरियां लिखी होगी, पास में लोगों ने क्या क्या किया हुआ है सब लिखा होगा अपने मॉडल को सपोर्ट करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं उसका अपना मॉडल ये है। ये बात समझ रहे हैं? इस तरह आप रैंडम कोई भी लाइन मुझे दिखा दे कि देखिए आर्टिकल में ये लाइन लिखी हुई है कि x1 z1 पे गया, तो यहाँ से मैंने ये लाइन उठा ली। ये बात समझ रहे हैं? तो मैं आपसे कहूंगा आपने समझा नहीं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में से दिया हुआ है। सर इसका मतलब हम सिर्फ थ्योरेटिकल मॉडल पे ही रिलाई करें? जी, लिटरेचर पे रिलाई किया जा सकता है, लेकिन अभी लेवल नहीं है। मतलब मैं आपको नहीं करने दे रहा, लिटरेचर पे ही रिलाई करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप लिटरेचर पे रिलाई करें। हेलो, ठीक है सर, ठीक है सर। ये मसला समझ में आया आपको? जी सर। जी सर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो अच्छे रिसर्चर वो लिटरेचर से ही मॉडल ट्रैक कर रहे होते हैं, सही है? लेकिन अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। आप इंशाल्लाह 4-5 आर्टिकल पब्लिश कर लें, एमफिल पीएचडी के अंदर 5-6 कोर्सेज पढ़ लें, फिर इस लेवल पे आएंगे हम लोग। जब आप मॉडल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको भी लिटरेचर से ही एक्सट्रैक्ट करना कहते हैं, क्योंकि मॉडल भी तो लिटरेचर से ही आया हुआ है ना। ये बात समझ में आ रही है? तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता, क्योंकि आप आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे लिटरेचर से मॉडल लेके आए, तो अगर आप किसी के डायग्राम से भी लेके आते हैं तो उसको भी लिटरेचर से ही लाना कहते हैं। बस ये समझ लो उसने डायग्राम की शक्ल में बनाया हुआ है और किसी ने रिटर्न फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एक ही बात हो गई। मैं एग्जांपल से क्लियर कर दूं, एक आदमी ने डायग्राम बनाई, x1 y1 पे जा रहा है, x2 y1 पे जा रहा है, x3 y1 पे जा रहा है, और एक आदमी ने ये 3 लाइनें लिख के दे दी, दोनों एक ही बातें हैं। ये बात समझ में आ गई? और दूसरे आदमी ने लिखा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस β1 x1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3, इसने मैथमेटिक्स इक्वेशन में लिख दिया, एक ही बातें हैं। यस सर। ये बात समझ में आ गई? जी सर। कोई और क्वेश्चन पूछें? अभी तो नहीं है सर ऐसा कोई। सर हमारी अब कोई क्लास नहीं क्या? देखिए वेडनेसडे को मुझे नहीं लग रहा है कि सब कुछ तो ऑलरेडी कवर हो चुका है ना, तो कुछ बचा तो है नहीं, तो अब सिर्फ फाइनल होना है। आपका फाइनल होगा। एक छोटा सा असाइनमेंट मुझे बस आपको देना है, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं क्लास रख लूंगा क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए, पढ़ाने वाली कोई चीज बाकी नहीं रह गई। सर हमारा फाइनल किस डेट को होगा? अभी तक डेट नहीं आई। अच्छा हसन साहब, मंडे की तो वीडियो पड़ी हुई है बकायदा डिटेल के अंदर, आपने वीडियो देखी वो वाली? सर वो एक दफा देखी थी, लेकिन अब मुझे वापस मिल नहीं रही, तो मैं मंडे की मैंने दो, चले वो मुझे बताएगा, मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। ग्रुप में कर दीजिएगा सर।
उसकी वजह है, डिटेल के अंदर मैंने आपको बताया हुआ बिबटेक्स फाइल कैसे सेव करनी है, याद है मैंने उसमें एक चीटिंग का तरीका भी बताया था आपको, 2 नंबर तरीका, कि आप सेकेंडरी रेफरेंस कैसे लेंगे। तो उसके अंदर मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था कि आर्टिकल कैसे अपलोड करना होता है, बिबटेक्स फाइल कैसे अपलोड करनी होती है। मतलब आपने एक आर्टिकल डाउनलोड किया हो, ए ने बी का रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप बी का रेफरेंस कैसे लेंगे, ये सारी चीजें 1.5-2 घंटे के अंदर बहुत डिटेल के अंदर उसके अंदर मेंशन है सारा कुछ। ठीक है, ठीक है सर। अब एक सर असाइनमेंट मैंडले जो यूज आपका करना मस्ट है क्या? जी जी बोलें दोबारा। सर मैंडले यूज करना मस्ट है क्या? तो आप रेफरेंस कैसे देंगे? सर वो जो उसमें वर्ड में जो मैनुअल ऑप्शन होता है सवाल साइड ही नहीं करने उठता का, उससे आप दे पाए, पूछें क्यों? क्यों? उसकी इंफॉर्मेशन डालने के लिए आपके पास वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ही नहीं आएगी। सर तो इन्फॉर्मेशन तो मैंडे रेफरेंस में गिवन होती है ना? नहीं ना, इतनी अकल थोड़ी ना है, बात समझिए इस बात को। आपका पूरा नाम क्या है? आदिल आजम। तीसरा नाम नहीं है कुछ? नो सर। आपका रेफरेंस लिखा होगा आजम डॉट ए, क्या लिखा होगा? आजम डॉट ए। अब आपको कैसे पता ए का मतलब आदिल है, ए का मतलब अब्दुल्ला है, ए का मतलब अली है, कैसे मालूम कर रहे हैं आप? क्योंकि आर्टिकल में तो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम का इनिशियल लिखा होगा। ये बात समझ में आ रही है जी आपको? तो जी। जी कैसे एक्सट्रैक्ट किया आपने? हो सकती है लेकिन आपको नहीं आती, मेरा ये पॉइंट है। अब आपके पास तो आजम डॉट ए लिखा हुआ है ना, जी। अब आपको कैसे पता ए में क्या है? ये भी है। इस तरह की लाखों चीजें हैं। मैं आपको एक लाइन लिख के दे दूं, आपको पता कैसे चलेगा इस लाइन में आर्टिकल का नेम कौन सा है, जनरल नेम कौन सा है? चले वो तो मैंने आपको बता दिया था, पहले आर्टिकल नेम आता है, फिर जनरल नेम आता है, जनरल में टैलिक में होता है। इतनी मेहनत ख्वारी की नीड क्या है? आपको कैसे पता चलेगा ये जो 4 नंबर लिखे हुए इसमें पेज नंबर क्या, एडिशन नंबर क्या, वॉल्यूम नंबर क्या? चले आपने पहले रट लिया, जो बाहर है वॉल्यूम नंबर है, जो ब्रैकेट के अंदर वो पेज नंबर है, जो उसके बाद सॉरी जो ब्रैकेट के बाहर है वो वॉल्यूम नंबर है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो एडिशन नंबर है, और जो बाद में वो पेज नंबर है। इतनी ख्वारी की नीड क्या है? एक आर्टिकल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में आपको 14 से 15 मिनट लग जाएंगे, फिर उसको डालने का अलग टाइम। इससे अच्छा 2 सेकंड लगा के मैं मेंडले पे कर लूं। हम्म। मेंडले का एक और तरीका ये होता है, मैं चेक कैसे करूंगा आपका मेंडले आया नहीं आया? आपको असाइनमेंट में डेटा फाइल मैंने बना के दी थी, जी। क्या मुझे बना के देनी चाहिए थी? नहीं सर। क्यों, वजह? सर रीजन नहीं मुझे पता। क्योंकि मैं फिर चेक कैसे करूंगा आपको बनाना आई है बनाना? नहीं आई। तो एक असाइनमेंट मुझे ये भी देना चाहिए था, आपको डेटा देता हूँ, कहते हैं एसपीएसएस की डेटा फाइल बनाए और डेटा एंटर करके दिखाएं, जी। तो क्यों नहीं दिया, वजह बताएं। सर टाइम सेव करने के लिए। नहीं, क्योंकि एक बनाता उसने सबको ईमेल कर देनी थी। या तो मैं सबसे कहता हर बंदा अपना गूगल फॉर्म अलग बनाए, हर बंदा अपना डेटा अलग अलग से कलेक्ट करे, और हर बंदा अपनी फाइल बना के मुझे भेजे, ये किया जा सकता था। ठीक मतलब है। इस बात की भी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको गूगल फॉर्म बनाना आता है या नहीं आता। इस बात की भी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको एक्सेल से एसपीएसएस में डेटा कन्वर्ट करना आता है नहीं आता। इस बात की भी प्रैक्टिस हो जाती है कि एसपीएसएस के अंदर वैल्यूज देना, नेम देना, ये सारी चीजें आपको आती है नहीं आती। वो तो मैंने अपना टाइम सेव किया, मैंने कहा छोड़े ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया है, कम से कम टेंशन दे। सर पर असाइनमेंट दे क्यों रहे हैं? आपके फायदे के लिए, जितने ज्यादा होंगे उतना। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके बिना गुजारा नहीं है। अब जैसे मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ऑडियो मैसेजेस आते हैं, आपकी सोच है कितने प्यारे प्यारे ऑडियो मैसेजेस आते हैं, उसमें से मैं आपको कोई एक भी सुनाऊं ना तो आपसे बर्दाश्त ना हो। मैं आपको 3-4 मिसालें बताऊं। यस सर। अब मुझे एक ऑडियो मैसेज आता है, कहता है सर मेंडले का इस कोर्स से कोई लेना देना ही नहीं, तो आपने हमें क्यों सिखाया, या इस पे से सिखा के आपने क्यों टाइम वेस्ट किया? अब इमेजिन करें एक आदमी जो जिंदगी में फर्स्ट टाइम एमबीआर पढ़ रहा है, मुझे 10 साल हो गए हैं। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि कौन सी चीज कोर्स का पार्ट है, कौन सी चीज कोर्स का पार्ट नहीं है, कौन सा सॉफ्टवेयर कोर्स में करवाना है, कौन सा नहीं करवाना। तो वो मुझे सुबह शाम एडवाइस दे रहे होते हैं कि ये वाला सॉफ्टवेयर आपने गलत करवाया, ये नहीं करवाना चाहिए था। तो मैं आगे से क्या बोलूं? सर इग्नोर करें। हाँ, तो मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ। बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बातें आती है, आपकी सोच है किस किस लेवल की बातें आ रही होती है, तो फिर सिवाय इसके और बंदा कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से हुक ऑर्डर आ रहे होते हैं,
जैसे किसी ने क्विज कर लिया सर इसने मुझे 30 चाहिए, तो भाई सर ने तो चेक ही नहीं करना, चेक तो सॉफ्टवेयर ने करना है। और चलो अगर हाँ सर ने चेक करने हो तो तब भी सर ने डिस्क्रिमिनेशन बायसेस नहीं करनी थी। तो ऑर्डर दे रहे होते हैं कि मेरा फला सेमेस्टर है और मेरी स्कॉलरशिप का मसला है और मेरी कभी 3.8 से कम नहीं आई, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज के अंदर। तो आपकी सोच है किस किस तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं। अच्छा खैर दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। फिर कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर हमने तो डेटा कलेक्शन करना था, हमने तो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करने थे, आपने करवाई नहीं। अब मुझे एक बात पता है, आप ऑफिस में जाके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करें, इसमें आपकी लर्निंग क्या हो रही है? कुछ भी नहीं। तो मैंने आपको वो असाइनमेंट्स दिए जिसमें मुझे लगता था मैंडेटरी है, इसके बिना गुजारा ही नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। एक गूगल असाइनमेंट क्वेश्चनर बनाना आपने सिखा देना था ना, गूगल वो भी डॉक एक पे तो अच्छी किसको नहीं आता? गूगल गूगल नहीं डॉक फॉर्म पे पे तो आता। आपको आसान कुछ है। नहीं आता किसी को गूगल डॉक पे बनाना? आता है सर, गूगल पे तो आता है। मैं वीडियो बना के शेयर कर दूंगा या अभी बना दूं? सर शेयर कर दें, मर्जी है आपकी। वीडियो शेयर कर दें आप। अभी आपको दिखा देता हूँ ना, आप अभी के अभी सीख जाएंगी। यस सर, या मैं बता एक दें। काम करता हूँ ना, नेक्स्ट मीटिंग करूंगा ना, ये मीटिंग एंड करके नेक्स्ट मीटिंग करूँ, उस वीडियो का नाम ही गूगल डॉक रख दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, उसको अपलोड करने में भी आसानी हो जाएगी। जी सर, ऐसा ठीक कर है लें। सर। तो ये मीटिंग एंड करता हूँ, मैं आपको नई मीटिंग भेजता हूँ। ठीक है, उस वीडियो का ठीक है नाम ही सर। मैं फिर गूगल डॉक रख दूंगा। ठीक है, ओके सर। चले ये मीटिंग एंड करके नहीं भेज रहा हूँ आपको। ओके। ठीक है क्लास, फिर गूगल पे आवाज आ रही है ना सबको? ये सर आ रही है आवाज। चलो डन है। तो हम गूगल पे सीख रहे हैं कि गूगल फॉर्म कैसे बनेगा। ठीक है, साथ साथ मुझे चैट में बताते गए, माइक पे बताते गए। ये आपने सबसे पहले ओपन कर लिया गूगल। ठीक है, ये राइट हैंड पे ऑप्शन दिख रहा है आपको? बोले आदिल साहब, आप माइक पे थे ना? कोई ना कोई बच्चा माइक पे आ जाए। माइक सर। पे कौन है इस वक्त? ठीक है, इस राइट हैंड पे जहाँ पे आपकी पिक्चर बनी हुई तो इसके साथ क्लिक करें, आपको वो गूगल की बाकी ऐप दिख जाएंगी, पता होगा आपको। ठीक है, जी सर। ये मैंने गूगल ड्राइव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आपका बस जीमेल पे आईडी होना जरूरी है। जी ठीक है, सर। ये क्या लिखा हुआ है? न्यू। न्यू, न्यू पे क्लिक कर दें। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स। गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, मोड पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? गूगल फॉर्म्स। जी। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा? गूगल फॉर्म्स पे। जी, क्लिक कर दूं? जी सर। कर दिया। ये फरमाइश किसकी थी वैसे? सर मेरी मेरी कौन? दुआ। जी तो जी, अब आप अपना यहाँ पे टाइटल लिख दें, जो भी लिख दें, दुआ लिख दें या दुआ रेस्टोरेंट लिख देते हैं। ठीक है, नहीं, दुआ रेस्टोरेंट ने आगे पूछना है कस्टमर फीडबैक। माने कि एक रेस्टोरेंट वाले वो रिसर्च करना चाह रहे हैं और कस्टमर से फीडबैक लेना चाह रहे हैं। तो जब भी कोई कस्टमर आता है वो उससे ईमेल आईडी ले लेते हैं, वो चाह रहे हैं कि हम अपना क्वेश्चन है उसको फॉरवर्ड कर दें, हमें फीडबैक देके वापस भेज दें। डन हो गया, आगे चलें? जी सर। ठीक है। अच्छा, दुआ भी दिख रहा है सब कुछ आपको? जी सर। ये लेफ्ट पे क्या लिखा है टॉप पर? कर्सर मेरा कहाँ पे है? क्वेश्चंस। तो ये क्या लिखा हुआ है? रेस्पॉन्सेज। अभी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ चीजें ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। थीम चेंज करना है, क्वेश्चन का प्रीव्यू सेटिंग, फिलहाल इसकी नीड नहीं है। फिलहाल हमने इन चीजों को देखना है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 8 क्वेश्चन। बस जी, दुआ अभी भी बोले क्या दिया हुआ है? ऐड क्वेश्चन, ठीक है, अब ये सीखना है हमने। ये क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट क्वेश्चंस। इंपोर्ट क्वेश्चन का मतलब ये है, माने कि मैंने पहले से 3 क्वेश्चन बनाए हुए ए बी सी और मैं चाहता हूँ उनके क्वेश्चन इस क्वेश्चन में यूज हो जाएं, तो मुझे दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से आके इंपोर्ट करवा सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ये क्या लिखा हुआ है?
Add title and description. यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी आप डिटेल में बता दें कि मैं फला MBA के स्टूडेंट हूँ, MBA के स्टूडेंट हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं जाएगी नहीं, ये वो सारी स्टोरी आप यहाँ पे दे सकते हैं। डन हो गया? Yes sir. ये क्या है? Add image. एड इमेजेस इसलिए डालना होता है, कंज्यूमर बिहेवियर में वही बहुत ऐसा चीज होती है जिसमें इमेज दिखा के हमें कमेंट्स लेने होते हैं, रिव्यूज लेने होते हैं। तो अगर आपको इमेज भी ऐड करना चाहे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जी सर. ये क्या है? Add video. ठीक है, ये जैसे इमेज ऐड हो सकती है ऐसे वीडियो भी ऐड हो सकती है। ये क्या है? Add section. सेक्शन की लॉजिक समझ लें। माने आपके पास 10 सवाल है, वो एक पेज पे आ गए, आप चाहते नहीं शुरू के 4 सवाल डेमोग्राफिक के वो अलग पेज पे आए, फिर सामने वाला नेक्स्ट करे तो फिर मेन क्वेश्चन पे आए। आपने ऐसे क्वेश्चन में देखा होगा, समझ गए? जी तो सर समझ गए. आप चाहते हैं डेमोग्राफिक का अलग पेज हो, साइकोग्राफिक का अलग पेज हो, बिहेवियर का अलग पेज हो, तो आप जितने भी सेक्शन बनाना चाहें इसके थ्रू बना सकते हैं। स्टार्ट करें। जी सर. सबसे पहला ऐड क्वेश्चन क्लिक करूं? कर दें. कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ये राइट हैंड पे देखें क्या लिखा हुआ है Multiple choice. जी। इसमें आप चूज करें आपने क्या करना है, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, पैराग्राफ आंसर। एक काम करते हैं, मैं फिलहाल मल्टीपल चॉइस पे रखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में डाल देता हूँ जेंडर। Hello. आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिख दिया? जेंडर। जेंडर। ऑप्शन 1 पे लिख देता हूँ मेल, ऑप्शन 2 पे लिख देता हूँ। अच्छा, अभी Female. एडवांस हो चुका है तो जैसे आप देखते हो खुद ही दे देगा ये। ठीक है, फीमेल। प्रेफर सर। नॉट टू से, मर्जी है आपकी, एड ऑल, सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, डन हो गया? जी सर। दुआ बीबी, आवाज आ रही है आपको? दुआ बीबी चली गई? पता करें भाई, पार्टिसिपेंट में जाके देखें वो हैं या जा चुके हैं। सर आ गई. चलें, ये मेल फीमेल वाली लॉजिक समझ में आ गई? नहीं सर मैं चली गई थी. चले बंद कर देता हूँ। इस प्लस को दबा रहा हूं मैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जी, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जेंडर। रिपीट करें, क्या लिखा मैंने? Gen. आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, इनका नेट डाउन है, कोई और बच्चा है जिसको Gender गूगल लिखा फॉर्म है सर. बनाना? चले ठीक है, मैं इसलिए आपको लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं आता। जिसको नहीं आता ना उससे बार बार बुलवाएं, अगर उसको समझ में आ गया तो समझे सबको समझ में आ गया, बाकी सबको बनाना आता है। इसलिए चलें, पहला ऑप्शन क्या दूं यहाँ पे, जल्दी बताएं। Male या female मेल, ना चाहिए. मेल दे दिया। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आप फीमेल लिख सकते हो, लेकिन इसने प्रेडिक्ट कर दिया तो यहाँ से भी क्लिक करें तब भी फीमेल आ जाएगा। डन हो गया? एक काम करें, आपका नेट बहुत खराब है, कोई और बच्चा माइक पे आ जाए भाई। यस सर। कौन है, नाम बताएं। तनवीर। तनवीर, ठीक है। तनवीर साहब, ये क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये, इससे मैंने बंद कर दिया। इसका मतलब है ये क्वेश्चन फिल किए बिना भी वो सबमिट करवा सकेगा, लेकिन मैं रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दूंगा तो इस क्वेश्चन को फिल किए बिना वो नहीं फिल कर सकता। ये बात समझ में आ गई? जी सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रखना है नहीं रखना? रखना है सर। रखना है, परफेक्ट हो गया। ये क्या है डिलीट, ये क्या है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, इन सब का फायदा अभी हमें होगा, बताता हूँ क्या फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं पूछता हूँ मैरिटल स्टेटस। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दूं? सिंगल। अनमैरिड दे देता हूँ, सिंगल दे देते चलें। दूसरा? मेरिट। चलें, दो ही रहने दूं? जी सर, दो ही रहने दें। ठीक है, रिक्वायर्ड रखना नहीं रखना? यस सर, रखना है। चलें, तीसरे क्वेश्चन पे आऊं। यस सर। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन पूछ लूं कोई भी?
माने लाइकर का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। जी सर। सही है। अब ये देखें, क्योंकि मैं ये काम करता है तो मुझे इसने पांचों ऑप्शन दे दिए, मैंने ऐड ऑल कर दिया, मुझे एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई आपको? जी सर। ये बात समझ में आ रही है? ये आपको लिखना पड़ेगा एक एक करके। जी जी सर, समझ गया। मेरा उसने प्रेडिक्ट कर दिया है। अच्छा, सर ये अब मुझे क्वेश्चन अगला, आपने उसमें यहाँ पे डिस्कस निकाला है, ठीक है। हाँ, क्योंकि सर मैं कुछ काम, वरना आप लिख लीजिएगा, या मैं लिख के दिखाऊं एक एक करके। सर समझ गया सर, पहले 2 क्वेश्चन से समझ में सही आ है। गया। समझ गए। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल भी सेम स्केल पे है, तो मैं इसका डुप्लीकेट बना दूं? यस सर, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। जी, मैंने डुप्लीकेट बना दिया, और करंट सर जॉब की जगह क्या लिख दूं? करंट बॉस। सर ये बात सर्वे समझ में आ सर गई? सर सर्वे रेस्टोरेंट का है तो रेस्टोरेंट के मुताबिक सवाल हाँ करेंगे। जी सर, मैं भी ये कंफ्यूज हो रही हूँ कि रेस्टोरेंट में आप क्या लिख रहे हैं। वो तो मैं आपका मजाक उड़ा रहा था, तो मैंने दोबारा रेस्टोरेंट बना दिया। छोड़े आप, मैं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लिख जी देता हूँ अच्छा। ना। तो ये पर्पस तो आपको गूगल डॉक समझाना है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि फूड से कितना, टेस्ट से कितना, हाइजीन से कितना, फूड की प्राइस से कितना, सिटिंग एरिया, बात समझ रहे हैं? यस सर। ये क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। मैं आपसे सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लूंगा, प्राइस पूछ लूंगा, वैरायटी पूछ लूंगा, टेस्ट पूछ लूंगा, हाइजीन पूछ लूंगा, बस समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन बन जाएंगे। जी सर। पर्पस तो फिलहाल गूगल डॉक समझना है ना, बनता कैसे है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, इस वक्त माइक पे कौन है? सर दोनों हैं, तनवीर और दुआ। अच्छा, अब इसमें लॉजिक समझिएगा। यहाँ पे मैंने सेक्शन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब ये देखें, एक मिनट, कंट्रोल दी दबा दूं। सेक्शन मुझे क्रिएट करना चाहिए यहाँ पे मैं सेक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सेक्शन क्रिएट करने का फायदा क्या है? आप चाहते हैं कि जो बंदा मैरिड है ना, जी सर। वो कुछ सवालों के जवाब दे, और जो सिंगल है वो सवालों के जवाब स्किप कर दे। स्किप कर दे। अब ये देखिए, मैंने इसको एडिट किया, ये राइट हैंड पे 3 एरो दिख रहे हैं आपको? यस सर। 3 एरो कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रिपल डॉट्स दिख रहे हैं आपको? डॉट। जी सर। डॉट। क्लिक करूं? करें सर। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, गो टू, सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। ठीक है। दिस शफल ऑप्शन वगैरह क्विज वगैरह के लिए होते हैं। जब हमें क्विज कंडक्ट करना होता है तो हम चाहते हैं हर बच्चे के पास क्वेश्चन शफल हो के आए। वो अच्छा सीखना सर। आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने क्विज कंडक्ट नहीं करना, ठीक है। तो ठीक है सर। क्विज भी इसी थ्रू बनते हैं। फिलहाल ये ऑप्शन आपके काम का नहीं है, लेकिन शफल गो टू सेक्शन वाला क्वेश्चन आपके काम का था, कि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन के बाद वो फला सेक्शन में चला जाए, तो आप उसको फला सेक्शन में भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, क्या कह रहे हैं जी। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में मैंने पूछना आपका फुल नेम जी। ये मल्टीपल चॉइस रहने दूं? नहीं सर, जी, डिस्क्रिप्टिव होगा। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट ठीक आंसर। है। अब मैं फॉर्म बनाता जाता हूँ तो देखें, ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट करते हैं, खुद ही शॉर्ट आंसर का आंसर दे दिया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, यस सर। ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि रिलीजन पूछ लूं, और मैं इसके ऑप्शन नहीं देना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट आंसर। चाहूँ तो मैं ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस दे सकता हूँ, राइट? यस सर। इसमें सर एक मल्टीपल सेकंड रुक चॉइस भी जाए, दे सकते हैं और थर्ड चॉइस पे हम कुछ भी अदर लिख के मर्जी है और उसमें आपकी, शॉर्ट आंसर जिस ले तरह आप लेंगे। रखना चाहें, ठीक है। ये बंद कैसे होगा? सर मुस्लिम नॉन मुस्लिम ना। मुस्लिम नॉन, बस आपको ऑप्शन पता होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैंने शॉर्ट यस आंसर सर। दे दिए। अब इसके अंदर जी बहुत सर। सारे ऑप्शन है, आप इसमें खेल सकते हैं, ड्रॉप डाउन देना है, लीनियर स्केल देना है, जो भी आपने देना है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। जब आपने पूरा बना लिया, ये क्या लिखा हुआ है, रिव्यू। क्लिक कर दिया। ये आपको ऐसा क्वेश्चन, ये जिसके आगे स्टार बना हुआ ना, स्टेरिक, मतलब इसको फिल किए बिना वो सबमिट नहीं कर सकता। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। अब ये दुआ भी आपको क्वेश्चन है दिख रहा है, जी। और ये सब करने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर। अब मैं आपको अपने कुछ करेंसी दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए डेटा आता है किस तरह पे, जो मैंने आपकी क्लास से फिल करवाया था। IOBM डेटाबेस के नाम से बनवाया था ना मैंने। यस सर। CBM स्टूडेंट्स डेटाबेस। चलो इसको तो डिलीट करूँ ना मैं,
ये जो अभी मैंने बनाया उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और इवैल्यूएशन सजेशन फॉर्म, ये है ना IBM डेटाबेस, यही है ना? यस सर। जी, अभी ये देखें, गलत हो गया, ये शीट आ गई, स्टूडेंट डेटाबेस था शायद। यस सर, खोल के देख लेता। फिर मैं देख लेता हूँ। नहीं, वो आपका दूसरा था, स्टूडेंट डेटाबेस अलग है, इससे तो पिक्चर्स मांगी हुई थी मैंने, क्वालिटेटिव नोट्स आएगा। चलें, ये मुझे आपसे भी फिल करवाना है, करवा दूंगा मैं जी। ये मैं आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा अभी जी। पहला क्वेश्चन क्या है? कोर्स एंड टीचर एवेल्यूएशन। ना ना, वो क्वेश्चन थोड़ी ईमेल ना है। एड्रेस अच्छा, है। ईमेल एड्रेस, सॉरी सर, ईमेल ठीक एड्रेस। है, उसके बाद आप मुझे क्या बताएंगे? नेम, ठीक नेम, है, उसके बाद आप मुझे क्या बताएंगे? यूनिवर्सिटी का नाम, किस यूनिवर्सिटी में आपने मुझसे पढ़ा है? उसके बाद ईयर किस ऑफ ईयर में कोर्स, पढ़ा है? आप लोग 2020 पे चेक लगा देंगे। उसके बाद आप जी किस पे सर, चेक लगाएंगे? सेमेस्टर, समझ पे। समर, फिर अपना कोर्स नेम डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे। ये अच्छा, ये ब्रैकेट में मैंने ऑप्शनल क्यों लिखा हुआ है, क्या मतलब है? जो नहीं देना चाहे वो नहीं दे, मतलब हाँ, रिक्वायर्ड इसके नहीं आगे है। देखें स्टैटिक भी नहीं बना हुआ, ठीक है। ये ऑप्शनल मैंने खुद लिखा है, क्योंकि मुझे था बहुत सारे बच्चों को स्टैटिक का मतलब नहीं पता होगा। ये जो स्टैटिक है, जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे ना, आप आंसर नहीं दे, ये बात समझ रहे हैं? जब तक यस ये सर। स्टैटिक, जब तक आप इसको आंसर नहीं देंगे, आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके ऊपर स्टैटिक नहीं कौन बना है? हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। आगे देखें, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, मैंने सब में डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। यहाँ पे आप कंपनी नेम, अपनी डेजिग्नेशन बताएं, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं बताना चाहते तो इसमें अंदर कोई डॉट लेकिन वॉट कुछ ना सर कुछ डाल दीजिएगा, वरना जी। इससे भी स्ट्रिक्ट लगा हुआ है। हाँ, लेकिन आप डॉट डाल देंगे ना, आप कह देंगे फुल टाइम स्टूडेंट, वर्किंग नहीं हूँ, कुछ भी लिख दें, एक वर्ड लिख दें, सबमिट हो जाएगा। जी सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये सारे क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर देंगे, उसके बाद फिर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेन चीज क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? रेस्पॉन्स इज 55। हाँ, ये मैंने लास्ट सेमेस्टर में बच्चों से फिल करवाया था ना। तो इसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास सारी की सारी शीट आ जाएगी रिस्पॉन्सेज की। मजे की बात जानते क्या है, ये सारे ग्राफ भी बना देता है, ठीक है। खुद ब खुद सारे ग्राफ भी बना देगा, हिस्टोग्राम में सारा कुछ। ये देखें, सब बच्चों के नंबर, जिन जिन बच्चों ने पिक्चर्स भेजी उनकी पिक्चर्स, ये सारा रिकॉर्ड। और आप चाहते हैं 1 by 1 देखना, तो आप 1 by 1 भी देख सकते हैं। कैसे? ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है। हाँ, इंडिविजुअल्स पे क्लिक कर दें। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मुझे इंडिविजुअल इंडिविजुअल हर बच्चे का नाम दिख रहा है, किसी की भी इंफॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ कि किस बच्चे ने क्या फॉर्म फिल किया है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अगला लेवल क्या है, आप इसको एक्सपोर्ट कर लें, डाउनलोड, एक्सेल की फाइल में आपके पास आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो सारे रिस्पॉन्सेज आपको एक्सेल में आ गए, फिर आप इसको एसपीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। एक छोटी सी मिस्टेक है वो समझ लें। जब मैं फॉर्म बना रहा था, फॉर्म में जब आप प्रीव्यू करवा लेंगे ना, ये इसका लिंक शेयर करेगा। जो आप क्वेश्चन ये बनाए तो उसका लिंक शेयर मत करिएगा। ये बात समझ में आ गई? वरना लोग जी आपको सर। क्वेश्चन एडिट कर देंगे। मतलब आप जब प्रीव्यू करवाएं तो इसका लिंक आपने शेयर करना है बाकियों के साथ। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। दुआ बीबी, ये लॉजिक यस समझ में आ गई सर। आपको? ठीक है, जी, इसमें कोई और क्वेश्चन है, इसको बंद करूं? बंद कर देता, समझ गए। चलें, समझ गए सर। चलिए मैं इसको फिर बंद कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दी, 18 मिनट की हो गई थी काफी उतनी। ये हो गया बंद। और आपने वैसे गूगल की कौन कौन सी ऐप यूज की हुई है? इसमें से सारी कहते हैं? डॉक्स, गूगल डॉक्स यूज किए हुए, गूगल शीट्स यूज की हुई है। चलें, बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन तो यूज किया करें, बड़े काम की चीजें हैं। जी सर, मेरे पास वो MS ऑफिस करप्ट हो गया था, मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने ये यूज किया था, काफी काम आया था। नहीं, इसके अलावा भी मतलब इसकी कभी गूगल कीप यूज किया आपने? नहीं सर। चलें, फिर आपको उसके मतलब आपकी सोच है क्या क्या, मतलब गूगल लेंस यूज किया कभी आपने? नो सर। चलें, इंशाल्लाह मेरा कभी आईओबी में मिलना हुआ आपको तो सबके फंक्शन सिखाऊंगा, बड़ा एंजॉय करेंगे आप। सर, और सर कौन सा कोर्स पढ़ाएंगे आप हमें? नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी बस हो गई है। सर का लास्ट सेमेस्टर है ये। आपका लास्ट सेमेस्टर है? नहीं सर, आपके सर बारे में बता आपका। रही है।
नहीं नहीं, मैं एक्चुअली पहले ना एक सेमेस्टर में 12-14 कोर्सेज पढ़ाता था, फिर आखिरी सेमेस्टर में कम कर करके मैं 4 पे आया। इस सेमेस्टर में मैंने बस एक कोर्स लिया है, आप वाला। अगले सेमेस्टर मेरा एक भी लेने को दिल नहीं चाह रहा, पता नहीं क्यों। तो मैक्सिमम हुआ भी तो मैं एक कोर्स लूंगा, वो भी फिर बाकी अब मेरा दिल नहीं चाहता कुछ करने को। तो मुझे सर वैसे आप पहले ब्रेक ले बीए लें। नहीं, मतलब ब्रेक का नहीं, मेरी अपनी पढ़ाई हर्ज हो रही है, तो बस अपनी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, मुझे अपने इतने सारे असाइनमेंट्स करने होते हैं, इतना कुछ करना होता है, उसके लिए नहीं टाइम मिल पाता। और दूसरा इशू ये बन जाता है कि पहले मैं बीए और काफी सारे कोर्सेज करवाता था, तो अब बस मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ो पड़े, साइड पे फेंके। कोई और क्वेश्चन पूछना है पूछे, वरना आगे चले, नमाज ब्रेक करें, फिर क्लास ही खत्म करें। कोई क्वेश्चन पूछना है पूछे, वरना फिर क्लास ही एंड करें। मैं खत्म कर दें सर। पहले मैं पूछ लूँ किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो। हेलो। नहीं सर, किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप में मार्केटिंग मेजर्स कौन है? अनम। अच्छा अनम को। अच्छा अभी माइक पे तनवीर साहब थे, कौन थे? जी सर, तनवीर। तनवीर साहब को मेजर्स क्या है? सप्लाई चेन। अगर कोई बंदा आपको सप्लाई चेन का एक बहुत अच्छा मॉडल करवा रहा हो जूम पर, ठीक है, और आपको लगे कि बहुत काम का मॉडल है, और आपसे 1000 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, आप करेंगे नहीं करेंगे? नहीं सर। अच्छा तो करूँगा सर। नहीं, जरूरी नहीं है। 500 पे करेंगे नहीं करेंगे? सर फ्री में करूँगा। अच्छा उसमें आपको एक चीज दिखाता हूँ आपको मजे की। अभी आपको पता है कोविड की वजह से बड़े फायदे भी हुए हैं। मैं आपको फायदे दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको? नो सर। चलिए आपको चीज दिखाता हूँ। ये आप फ्यूचर में करेगा, आपको बड़ा बेनिफिट होगा, जिस चीज में भी आप अच्छा है ना। तो पहले हम लोग ये ऑन कैंपस करते थे, अब एक काम शुरू हुआ बड़ा मजे का, मुझे बड़ा पसंद आया ये काम, तो मैंने सोचा आपको भी सजेस्ट करूँ। स्क्रीन दिख रही है अब आपको? जी सर, अभी लोड हो रही है। अब देखिए। ये सर। अब ये वीडियो दिख रही है आपको? ये सर। देख लीजिए, ये सामने जो वीडियो चल रही है ये दिख रही है आपको? जी सर। कोर्स का नाम क्या है? तो कोर्स का नाम फिक्र मामलात और फिक्र मालिया, मामला तो मतलब हाँ राइट। यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शामिल हो जाती है बिजनेस के अंदर, स्टॉक के अंदर, उसके अंदर फिक क्या कहता है? आपका क्या ख्याल है, कितने रुपए का कोर्स हो रहा है ये? सर ये कितने कितने आवर्स का है? मैंने 45 मिनट की क्लास होगी, आप समझ लें कि 1.5 घंटे एक हो गया, 3 घंटे हो गए, 12 घंटे का मैक्सिमम। सर 4 80,000, क्लासेस होंगी। 50,000 तक का होगा। 4000 का है, एक बच्चे ने 4000 देने हैं। एक बच्चे ने सर। तो हाँ पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे वही सर? मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे मैं इस कोर्स के अंदर रजिस्टर हुआ, 100 बच्चे रजिस्टर हुए, तो आपको क्या लगता है एक टीचर ने 12 घंटे पढ़ा के 4 लाख रुपए अर्न कर लिए? अच्छा ऑप्शन है बुरा ऑप्शन है? बेहतरीन ऑप्शन है सर। तो कहीं और पे वो एक दिन में 12 घंटे लगा के 4 लाख अर्न कर सकता है? नहीं सर। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, आप जिस चीज में अच्छे हैं ना, इसमें फिर एनरोल हो जाए। फिर डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किन चीजों के अंदर है। मैंने जैसे आपको पहले भी बात, जैसे मैं आपको इसमें थोड़ा दिखाऊं ना, इसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाएगी कि स्टॉक के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है, बिजनेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये सारा देख रहे हैं आप लोग। पार्टनरशिप की कंडीशंस क्या है, इजारा की कंडीशन क्या है, बाय और सेलिंग की कंडीशंस क्या होती है, ये सारी चीजें करवाई जाएगी। तो अगर आप एक चीज में अच्छे हैं तो आप भी करवाएं थे। मैं ये काम करवाता हूँ कैंपस के अंदर, तो मैंने काफी सारी यूनिवर्सिटीज में काफी सारी ट्रेनिंग्स करवाई हैं। तो मुझे लगता है ये ऑनलाइन वाला मामला ज्यादा अच्छा है, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज अच्छे से आती है, उसका एक पूरा कोर्स डेवलप करें। 500 रुपये रख दें, 1000 रुपये रख दें, रजिस्ट्रेशन रख दें। अगर 20-30 लोग भी आ जाते हो, आप एक 3 घंटे की वर्कशॉप करवा देते, तो 3 घंटे में आपको 30 तो मिल जाएंगे। बुरा ऑप्शन थोड़ी ना है। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। तो बस इस साइट पे आए, ये फ्यूचर इसी में जाएगा। उसकी बजाय पहले हमें करना पड़ता था 5 स्टार होटल्स को, 4 स्टार होटल को 1.5-2 लाख रुपए पे करना पड़ता था। माने मैंने एक वर्कशॉप के 5000 रुपये रखे, 20 लोग आए तो 2 लाख रुपए बनी। ये तो मेरी फिक्स कॉस्ट है जो मुझे होटल वालों को देनी ही देनी है।
तो जब तक 35-40 नहीं होंगे मैं प्रॉफिट पे नहीं आऊंगा। लेकिन इमेजिन करें अगर हर कोई जूम पे कर ले तो मुझे वो 2 लाख पे होटल को देने की क्या जरूरत है। जी सर। तो फिर मुझे 5,000 करने की भी नीड नहीं है, मैं 3,000 2,000 में वर्कशॉप करवा सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल सर। सर तो बस अभी इस साइड पे लगे। जी जी बोले। कस्टमाइज्ड कोर्सेज भी हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपकी एक्सपर्टीज है एसपीएसएस में या एक्सेल में किसी में भी, तो वो टीचर्स को स्टूडेंट से पूछते हैं। फॉर एग्जांपल वो एक फॉर्म जनरेट कर देते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं। फॉर जी एग्जांपल 10 बच्चे भी कह देते हैं ना हम एक्सेल में ये चीज़ सीखना चाहते हैं, तो वो उन 10 बच्चों के लिए वो वीडियो का कोर्स बना के रख देते हैं और उसकी वही आपने जैसे बताया कॉस्ट 500 रुपया पर बच्चा रख दी है, 1000 रुपया। देखिए वो तो आपको पता है कोर्सरा में बहुत सारी जगह ऑलरेडी ये सारी चीजें है हो भी रही है, ठीक है। मेरा लेकिन सर वो मॉडल एक्सपेंसिव डिफरेंट भी होता है। पड़ता है, कुछ हाँ मैं तो एक्सपेंसिव भी फ्री पड़ता खाते है। वाला हूँ। मतलब मुझे होता है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, तो मैं तो सब कुछ यूट्यूब पे डालता हूँ ताकि सब कुछ फ्री फ्री रहे। लेकिन पॉइंट ये, जैसे मेरी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा अपना बिजनेस है, बाकी बहुत सारे और काम है, लेकिन किसी का फुल टाइम जॉब भी हो सकती है। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे जानने वाले इस तरीके से अर्न कर रहे हैं। तो अगर आपको भी किसी चीज में अच्छे हैं ना तो आप इस साइट पे आ जाएं, अच्छी अर्निंग है ये। मतलब शौक है वो तो अलग बात है, लेकिन आप एज अ बिजनेस मॉडल उसको यूज करना चाहे ना। देखिए सर्टिफिकेशन की वर्थ वगैरह कुछ मैटर नहीं करती। मैं आपको अगर दिखाऊं ना, मेरे पास कुछ लाइन से सर्टिफिकेट पड़े हुए, नॉलेज मैटर करती है, सर्टिफिकेट मैटर नहीं करते। कोर्सरा वाले पहले आई थिंक $100 लेते थे, पहले 10,000 बनता था, 16,000 बन जाता होगा। फाइनल का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुझे आएगा अभी एचओडी की तरफ से ऑर्डर, मेरे ख्याल से 20 नंबर का फाइनल होगा आपका, कम से कम 20 मार्क्स का फाइनल होगा ही होगा। तो फाइनल से डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा? कुछ पता नहीं अभी, मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको। बाकी एक असाइनमेंट और देना, वो मैं आपको अभी से थोड़ा सा समझा दूं। सर लोग पूरे नहीं है सर मीटिंग में भी। चलिए मैं व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लें। वो ये कि मुझे आपसे एक लिटरेचर का पेज लिखवाना है, 500 वर्ड ईच बच्चा, एक पेज वर्ड का। आपको पता है वर्ड पे एक पेज आ जाता है। यस सर। अब दो काम हो सकते हैं, मैं हर बच्चे को 500 वर्ड दे दूं, या मैं ग्रुप में दे दूं 2500 वर्ड, क्या आसान है? ग्रुप में कर दें सर, बाकियों के ले लें। सॉरी सर ग्रुप में लेकिन कर ग्रुप दें। में फिर मुझे ये नहीं पता चलेगा, वो खैर आपकी मर्जी, आप किसी पे एहसान करना चाहते हैं, एक बच्चा दूसरे का भी लिख के देना चाहते हैं, उसकी मर्जी पे है। अगर ग्रुप में 4 बच्चे हैं तो मैं 2,000 वर्ड दे दूंगा, 5 बच्चे हैं मैं 2500 वर्ड दे दूंगा, और अगर 6 बच्चे मैं 3,000 वर्ड दूंगा, पर बच्चा 500 वर्ड में दूंगा। इंडिविजुअल सर करना चाहते हैं इंडिविजुअल प्लीज जी। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कौन सा ग्रुप में लेना चाह रहा है, कौन सा ग्रुप इंडिविजुअल करना चाह रहा है, लेकिन हर बच्चे को कम से कम 500 वर्ड दूंगा मैं। वो सर लिखना कहाँ से होगा? रेफरेंस वो आर्टिकल? मैं ही आपको दे दूंगा, क्योंकि आपने अच्छे आर्टिकल सेलेक्ट नहीं किए। तो मैं आपसे ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल के ऊपर लिखवाऊंगा, जो आर्टिकल आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूंगा आर्टिकल की कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज नहीं लेनी। ठीक ठीक है है, सर, फिर इंडिविजुअली कर दें फिर। इंडिविजुअल कर लेंगे। और बस उसके अंदर मुझे आपकी 2 स्किल्स देखनी है, एक पैराफ्रेजिंग स्किल कितनी अच्छी है, और दूसरा आपको मंडले यूज करना आया नहीं आया। और उसकी चेकिंग का क्राइटेरिया टर्निटिंग की रिपोर्ट होगी, ठीक है। अच्छा सर। सर टर्निटिंग में 1 वीक चेक की करूंगा, डेडलाइन रखिएगा। वो मैं आपको 10-15 दिन दे दूंगा, हो सकता है 25-30 तारीख दे दूं, उसमें मैं टाइम बहुत दूंगा आपको। फाइनल के पेपर के बाद तक शायद मैं डिले कर दूं उसको, आराम से कौन से करें। ओके सर। वो मेरे पे एक सर दफा वो फाइनल का स्केच। एक हमारे टीचर ने सर एक एक टीचर हमारे ने किया कौन है? था जैसे सर आप सुने पहले कि क्या किया था कि मुझे उन्होंने ना लाइन एक हमारे कौन है, मुझे आपकी आवाज टीचर कट गई थी। टीचर टीचर टीचर, अच्छा सही है, टीचर जी। सर उन्होंने क्या किया था कि जब हमने पेपर सबमिट किया था ना, तो टर्निटिन का ही वो लिंक था और उसमें आपका सिमिलैरिटी पता चल गई थी स्टूडेंट को खुद ही। तो वो हम सबमिट करते थे तो हमें पता चल जाता था कि हमारा कितना प्लेजरिज्म आया। परमानेंट होंगे, उसमें एलएमएस पे ही पता चल जाता था। जी परमानेंट है। परमानेंट होंगे। हाँ तो परमानेंट को दिया होता है ना सबने जी आईडी। तो फाइनल के पेपर की मैं आपकी बात नहीं कर रहा, फाइनल का पेपर तो मैं ऐसा बनाऊंगा ही नहीं जिसमें कॉपी पेस्ट हो सके, बात समझ रहे हैं।
मैं जैसे आपको लास्ट सेमेस्टर का जी भी फाइनल का पेपर दिखाऊं ना, तो मैंने सबसे एक रिपोर्ट मांगी थी, सबने अपनी अपनी लिखनी थी, इसमें कॉपी पेस्ट हो ही नहीं सकता था। मैं जो आपको लिटरेचर वाला असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो मैं टर्निटी में चेक करूंगा, ये कह रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, मैं पेपर की बात नहीं कर रहा, पेपर तो मेरा होगा ही ऐसा जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होगा कॉपी पेस्ट से। अब जैसे मैंने माने कि आपको एक डायग्राम दे दिया, मैं आपसे कहूँ आइडेंटिफाई करें इंडिपेंडेंट क्या डिपेंडेंट क्या, इसमें कॉपी पेस्ट कहाँ से आ गया? मैंने आपको केस दे दिया होगा, आइडेंटिफाई करें क्वालिटेटिव रिसर्च का क्वांटिटेटिव रिसर्च का, इसमें कहाँ से आ गया? जैसे मैंने आपको क्विज के अंदर डिफरेंट केसेस दे दिए थे, आपने आइडेंटिफाई करना था कि डिपेंडेंट टी टेस्ट है, पीए टी टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है विद रीजनिंग, इसमें कॉपी पेस्ट कहाँ से आ गया? आपने जो भी एसपीएसएस वाला असाइनमेंट किया है, इसमें कुछ कॉपी पेस्ट था? नहीं था ना। हर किसी के अपने अपने रिजल्ट, हर बंदे ने अपनी अपनी नहीं। इंटरप्रिटेशन लिखी। तो फाइनल में आपको डेटा फाइल दे दूंगा, कहूँगा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट रन करो, अनोवा रन करो, इन सवालों का जवाब दो, तो उसका कोई कॉपी पेस्ट से ताल्लुक नहीं है। सही इसमें है एक सर। जानते छोटी सी मजे की चीज हो सकती है, वो आपको दिखाऊं जरा, दिखाता हूँ आपको, जिसमें आप बड़ा एंजॉय करेंगे। ये देखें, जो मैं फाइनल में शायद आपके साथ करूं। अब ये देखें क्लास, हाँ 21, हाँ इक्वल टू ना, बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर, दिख रही है। बच्चा नंबर 3, बच्चा नंबर 4, कहाँ तक लेके जाऊंगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45, परफेक्ट हो गया। आगे देखें, माने ये क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है? डेटा दिख रहा है आपको? यस सर। सबका अलग अलग है, यस सर। तो रिजल्ट भी सबके डिफरेंट होंगे, तो कर ले चीटिंग कोई। लेकिन तो इसमें ये तो पता चल जाएगा ना कि टेस्ट कौन सा रन हो रहा है। नहीं ना, तो टेस्ट मैं वैसे भी आपको बता दूंगा आसानी के लिए, समझ रहे हैं? वो तो सही मैं है आपसे कह दूंगा ये सिचुएशन मालूम करें, ये अब हर किसी का डेटा अलग, हर किसी के रिजल्ट अलग, किसी का सिग्निफिकेंट होगा, किसी का इनसिग्निफिकेंट होगा, समझ रहे हैं? किसी में रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, किसी में नेगेटिव होगा। ये अलग बात है कि एक बच्चा पहले अपना पेपर करे फिर दूसरे का करे, इतना टाइम नहीं होगा। बात टाइम तो दीजिएगा थोड़ा सा। नहीं, वो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करना, वो इतना टाइम ही नहीं हो पाएगा, वो मुश्किल से 1.5-2 घंटे में अपना पेपर कर पाएगा। तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होगा, पहले अपना सॉल्व करे फिर किसी और का सॉल्व करता फिरे। तो फिर मैं ये डेटा फाइल आपसे शेयर कर दूंगा और रोल नंबर वाइज बता दूंगा, इसने डेटा नंबर 1 पे करना है, इसने डेटा नंबर 2 पे करना है, इसने डेटा नंबर 3 पे करना है। तो हर बच्चे के अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो फिर बताइए कॉपी पेस्ट कहाँ से होगा, प्लेजरिज्म कहाँ से होगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो वो आप उसकी टेंशन ना ले, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगा जिसकी वजह से आप चीटिंग ना कर पाए। तो नहीं करेंगे जी मेरा। ठीक है, और कोई फरमाइश? नो सर। अच्छा, मैं आपके जब एक क्लास असाइनमेंट ले लूंगा उसमें मैं देख लूंगा अच्छे अच्छे असाइनमेंट, मेजोरिटी क्लास के किस किस असाइनमेंट ज्यादा मार्क्स आए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो सबको कंसीडर कर लूंगा, और अगर कोई असाइनमेंट किसी का बहुत बुरा हुआ तो देखूंगा, कोई अगर n-1 में कट गया तो उसको हटा दूंगा। जब तक मेरे पास आपके तमाम असाइनमेंट आ नहीं जाते, मैं सबको चेक कर नहीं लेता, तो मैं आपको बता नहीं सकूंगा कि क्या मैं तमाम को कंसीडर करूंगा या मैं किसी एक को n-1 में ले जाऊंगा। ठीक है, तो एक दफा सारे सबमिट हो जाए, सबकी मार्किंग हो जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है सर। कोई और सवाल पूछना है तो पूछें। सर आप कह रहे थे ना कि असाइनमेंट के 40 मार्क्स आपने कहा था 40। जी सर आपने लिखा था एक दफा कि